है। वो लड़की बोलती है जो मेरा फ्रेंड है वो सही फील नहीं कर रहा, मतलब ठीक नहीं है आज, इसलिए वो तुम्हारे ऊपर गुस्सा कर रहा था और रूड था। प्लीज क्या तुम इस मैटर को जाने दे सकते हो, इसीलिए बस इसी टाइम जॉनी बोलता है कि शक है, हमें अपने मैनर्स के ऊपर अटेंशन रखना ही पड़ेगा। अगर ये गुस्सा है या फिर अपसेट है तो ये कैसा एक्सक्यूज हुआ कि दूसरों के साथ फाइट कर सकता है। अब ये जो भी तुम्हें बोलना है प्रिंसिपल ऑफिस में बात करना है इसके बारे में। वो लड़की बोलती है मुझे माफ कर दो, मैं इसके लिए सॉरी बोलती हूँ। एक बहुत बड़ी सिचुएशन हुई थी आज, हम अपने स्काई फाइटिंग मिशन से आए और हम अपने टीममेट को खो दिया हमने उसमें। जॉनी बोलता है हम सभी साउल मास्टर्स हैं, हम नॉर्मल लोगों से ज्यादा पावरफुल होते हैं, हम ऐसे अपने इमोशंस को नहीं हावी होने दे सकते अपने सर के ऊपर। वो लड़की बोलती तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हारे पास भी फ्रेंड होंगे, उन्हें हर्ट नहीं हुआ था क्या मिशन में। जॉनी बोलता नहीं ऐसा नहीं हुआ था। जॉनी उसे ले चलती। वो लड़की बोलती है दूसरी को कि तुम जाओ और हमारे टीचर को बोलो इसके बारे में और सर को बोलना कि प्रिंसिपल ऑफिस में आना। वो लड़की बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ ऑफिस में आ सकती हूँ। जॉनी बोलता ठीक है। जॉनी जा रहा होता और बोलता है एग्जैक्टली हुआ क्या था, तुम्हारा फ्रेंड मरा कैसे स्काई फाइटिंग मिशन में। वो लड़की बोलती है कि हम एक मिशन में थे जिसमें हमने ड्रैगन हंट करने थे लोंगवान स्टार में, हमने एक केव डिस्कवर की थी वहां पे। जॉनी बोलता है तो क्या हुआ केव में, तुम्हें क्या ड्रैगन्स ने अटैक किया वहां पे। वो लड़की बोलती है मुझे भी नहीं पता, मेरे को सिर्फ यही याद है कि वहां पे बहुत ज्यादा डार्कनेस थी, वो एक ब्लैक कलर का प्लेस था, हम फ्रीज हो गए वहां पे जाते ही और उसके बाद सब कुछ रेड रेड हो गया, वेल आइस टाइप दिखी होती है उसे। तभी जो दूसरा लड़का होता है वो रेड रेड ही चलाने पड़ता है अपने सर को पकड़ के, ऐसे ही मतलब पागल हो जाता है एक तरह से। जॉनी बोलता है ऐसा लग रहा है कि इसे अभी भी डर है जो उसने मेरे के ऊपर किया, मतलब मेरे को लग रहा है इंटेंशनल होगा। क्या तुमने इसे मिलिट्री में रिपोर्ट किया, क्या तुमने फाइंड करने की कोशिश की कुछ और ज्यादा वहां पे। वो लड़की बोलती है हमने बोला था उन्हें और पर हम कुछ भी मतलब वापस गए थे वहां पे पर हमें कुछ भी नहीं मिला। वो जो बच्चा होता है वो पागल ही हो जाता है एक तरह से, जोर जोर से रेड और ऐसे ही बोल रहा होता है। जॉनी बोलता है कि इसे मेडिकल रूप में लेके जाओ, ये कुछ ज्यादा गुस्से से सफर कर रहा है। वो लड़की बोलती है शुक्रिया ब्रदर। जॉनी सोच रहा होता है ऐसा बोला जाता है मतलब जितनी बुक्स है वो यही बोलते हैं कि जो युआन ड्रैगन है वो सिर्फ फाइट ही कर सकते हैं और उनके पास इतनी इंटेलिजेंस नहीं होती है, पर एक क्रिएचर जिसके पास माइंड है वो वहां पे है। फिर ऐसे में एक हफ्ते के बाद का सीन दिखाता है। लांस जॉनी ने अपनी फोर्जिंग को फिनिश कर लिया था और अपना वेल आर्मर जो था वो लेवल 2 का बना लिया था अपने सभी फ्रेंड्स के लिए और खुद के लिए। अभी टाइम था इसका सैनलो प्लेनेट में द्वारा जाने के लिए, ब्रेक थ्रू करने के लिए। जॉनी ऐसे बैठा होता है और सोच रहा होता है 3 ब्लैक बैजेस और 500 पर्पल बैजेस, मैं श्योर नहीं हूँ कि ये काफी होंगे, वेल काफी नहीं होंगे, ये क्या खरीदने लगा ये। फिर हमें एक्सचेंज सेंटर का सीन दिखाया जाता है, वहां पे वो होती है बाइजुजू, बोलते हैं जॉनी तुम यहाँ पे आ गए हो, जो न्यू बैच है वो अभी भी पहुंच गया है। जॉनी बोलते ठीक है चलो चलते हैं, हम देख के आते हैं। तभी हमें स्पेशल एक्सचेंज एरिया का सीन दिखाया जाता है। जाय बोलता है कि सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। जॉनी बोलता है जाओ बाओ आओ और हमारी हेल्प करो इस टाइम, मतलब फिर बोलता है वो कि सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। जॉनी बोलता है तुम जितना मर्जी खर्चवा सकते हो हमसे, अगर हमारे बजट में होगा तो हम खरीद लेंगे। जाबा बोलता है कि यहाँ पे तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, पर अगर चीजें एटर्नल ट्री से होंगी तो मैं लूंगा ही उन्हें। जो एटर्नल ट्री है वो ट्रू ओरिजिन है इस प्लेनेट का, मतलब उसी से ये प्लेनेट बना एक तरह से, हर चीज जो है उससे बनती जो है मतलब ट्री से वो डिवाइन होती है। मैं 6 एटर्नल फ्रूट्स लेता हूँ। फिर वो ऐसे ही बाय कर रहा होता है, बोलता है ये इतना बुरा नहीं है, मिथिकल आइस एनीज ये इतना भी ओल्ड नहीं है, पर मैं ध्यान दे सकता हूँ इसका मतलब रख सकता हूँ ये भी। वो ऐसे खरीद रहा होता है। जॉनी सोच रहा होता है जॉनी सोच रहा होता है 20 पर्पल बैजेस इसने खर्च भी दिए, ये तो काफी होता है एक एंटी मैटर मिसाइल को खरीदने के लिए। फिर ऐसे लास्ट में जाओबाओ की हेल्प से लांस जॉनी ने टोटल में 300 पर्पल बैजेस खत्म कर दिए। जाओबा बोलता है कि इन्हें भी लोड अपने साथ लेके जाओ, बाकी चीजें खरीदने लायक नहीं है। जॉनी बोलता है क्या तुम श्योर हो कि मेरी ब्रेक थ्रू में हेल्प कर सकते हैं। जाओबा बोलता है अगर तुम इस एलिक्सर ऑफ लाइफ को यूज करोगे तो वो काफी होंगे, अगर तुम यूज नहीं करना चाहते एलिक्सर ऑफ लाइफ को तो जो 10,000 ईयर ओल्ड वेलवेट क्रिसांथ पता नहीं क्या कुछ नाम है, मतलब कोई सा हब, ये तुम्हारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकता है ब्रेक थ्रू के लिए। अगर तुम इसे कंबाइन करोगे 100,000 ओल्ड इन्फर्नल ऑर्चिड और आइस वगैरह कुछ प्लांट होता है उसके साथ, तो मैं श्योर कर सकता हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हारे ब्रेक थ्रू में। जॉनी सुन के हैरान होता है और ऐसे रो रहा होता है और बोलता है मुझे पता नहीं कि वो बेचेंगे इन चीजों को, पर अगर बेचेंगे तो मुझे लगता है कि मैं उन्हें खरीद नहीं पाऊंगा। बाइजुजू वेल स्माइल करती है और बोलती है कि तुम तो इस तरह से पूरे प्लेनेट को खरीद लोगे, तुम्हारे पास काफी बैजेस नहीं है, मेरे पास कुछ बचे हैं मैं तुम्हें दे सकती हूँ, ये इतना भी नहीं है, मतलब मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। जॉनी बोलता है जुजू वो से हाँ कर लेता है। वेल गाइस अभी एडल्ट बनने लगे तो अभी फाइनली रिलेशनशिप में आ सकते हैं। वेल क्यूट है पैनल, चलो किसी को तो मिली, ये दुख क्यों नहीं खत्म होता। बाइजुजू बोलते जॉनी क्या तुम थक गए हो क्या, मेरे को लग रहा है ऐसा। जॉनी बोलते नहीं मैं थका नहीं हूँ, मेरे पास कुछ प्रॉब्लम्स है जो अभी मैंने सोल्व नहीं की हैं। जॉनी बोलता कि चलो जब मैं इनर कोर्ट में चले जाऊंगा और मेरे डैड वापस आ जाएंगे मैं घर जाऊंगा और उनसे पूछ लूंगा, शायद ये वही कि जो बड़े फरी मतलब इसे सच पता लग रहे हैं कि एक्चुअल में किसका बच्चा है वो पूछना होगा। बाइजुजू बोलती है हाँ ज्यादा मत सोचो, अगर तुम सच्ची मुझे आंसर चाहते हो तो जब तुम्हारे फादर वापस आएंगे उनसे पूछना, तुम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो हमारे लिए।
लिए, तो तुम्हें अपना ध्यान रखना ही पड़ेगा। जॉनी बोलता चिंता मत करो, मैं रखूंगा। जाबाओ ने अपनी आंखें ढकी होती हैं, वो ऐसे सोच रहा होता है कि मैं नहीं देख रहा हूँ कुछ भी, मैंने कुछ नहीं देखा। फिर ऐसे हमें टांग जैनो के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। टांग जैनो बोलता क्या एक 1000 year old वेल नहीं 100,000 year वेलवेट वेल प्लांट और ऐसे मतलब जितने प्लांट्स होते हैं वो, तुम क्या सोच रहे हो हमारा जो ट्रेजर हब्स है वो वेजिटेबल है, तुमने 3 मांगे और ऊपर से एक ही बार में, तुम्हें पता वो कितने ज्यादा एक्सपेंसिव है। जॉनी बोलता तुमने ऐसा नहीं बोला था कि मैं मतलब 100,000 year वाला जो ट्रेजर है उसे एक ब्लैक बैच के लिए खरीद सकता हूँ। जॉनी बोलता हाँ मैंने बोला था, पर मैंने ये नहीं बोला था कि अपने पैसे को ऐसे बेमतलब के लिए वेस्ट करो। जॉनी ऐसे कान बंद करे होते हैं। जॉनी बोलता है कि तुम 3 ट्रेजर्स को एक ही बार में मांग रहे हो, अगर तुम्हारे पास रेड बैच नहीं है मतलब रेड बैच नहीं है तो तुम उन्हें नहीं पा सकते हो, नहीं खरीद सकते हो। जॉनी बोलता है एक्चुअली मेरे को सिर्फ एक वेलवेट मतलब क्रिशांत इमम चाहिए, मेरे पास 3 ब्लैक बैजेस और 200 पर्पल वंस हैं, ये काफी होंगे है ना। जॉनी चुप होता है। जॉनी बोलता है कि कितना ज्यादा पावरफुल होऊंगा मैं अगर मैं 5 रिंग्स वाला बन जाऊंगा तो, और जो मेरी सिचुएशन है वो थोड़ी सी अजीब है, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं क्या बन जाऊंगा ब्रेक थ्रू के बाद, पर मैं ये फील कर सकता हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट चेंज हो जाएगा। जॉनी बोलता है ठीक है यहाँ पे वेट करो, मैं जाता हूँ इनर कोर्ट में और पूछता हूँ। फिर ऐसे 3 बजे का सीन मतलब होता है, जॉनी बैठा होता है वेट कर रहा होता है कॉल का। फिर 8 बज जाते हैं। जॉनी सोच रहा होता है इतना ज्यादा लंबा टाइम कैसे लग रहा है उन्हें, क्या उनके पास है नहीं। तभी कोई बोलता है कि डोर को ओपन करो। जॉनी बोलता प्रोफेसर तुम वापस आ गए हो। तभी जॉनी हैरान हो जाता है, वहां पे जेन हुआ, शूला और डीन तीनों होते हैं। इन्हें शूला देख रहा होता है आगे की तरफ। जॉनी बोलता मास्टर शू, हेड मास्टर तुम भी सभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं। शूला बोलता है कि तुमने मेरे को क्यों नहीं बताया इसके बारे में कि तुम ब्रेक थ्रू करने लगे हो, ये बहुत बड़ी चीज है, क्या ये तुम सोच रहे हो कि मैं कुछ ज्यादा बूढ़ा हो गया हूँ तो तुम मेरे को तंग नहीं करना चाहते हो। जॉनी बोलता ऑफ कोर्स नहीं, मैं मतलब हाँ तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। शूला बोलते कि हमेशा एक रूल था शर्क और टांग सेक्ट में, तुम्हें परमिशन चाहिए होती दोनों स्कूल से, और मतलब अगर तुमने 10,000-year-old हर्ब यूज करनी है और उन्होंने एग्री की कि वो तुम्हें सेल कर देंगे, तुम्हारे पास कोई भी स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं है, पर तुम अगर फ्यूचर लीडर ऑफ फ्रेटर्निटी के तो वो ऐसा करेंगे ही। जाओ टांग जाओ यांग हेल्प करेंगे उनको पे करने के लिए, और जो रेस्ट होगा पैसा वो फ्रेटर्निटी हैंडल कर लेंगे, तुम थोड़ा फिर बाद में पे बैक कर सकती हो, और वो होगा टोटल 16 बैजेस मतलब ब्लैक बैजेस। जॉनी बोलता है 16। डीन बोलती है कि जो सी गॉड है उसने मीटिंग की एक आउटर कोर्ट के स्टूडेंट के लिए, मतलब स्पेशल तुम्हारे लिए मीटिंग हुई सी गॉड पे, तो 16 बैजेस कंपेयर में कुछ भी नहीं है कंपैरिजन में। मास्टर शू ने सब कुछ किया जो भी वो कर सकता था, इन्हें शुक्रिया बोलो। जॉनी हैरान हो जाता है और नीचे झुक के बोलते थैंक यू मास्टर शू और थैंक यू हेड मास्टर और प्रोफेसर, मैं तुम्हें जरा भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। फिर ऐसे मंडे की अर्ली मॉर्निंग का सीन दिखाता है। लांसानी और मास्टर शू जो थे वो शैनलू स्टार की तरफ जा रहे थे। ऐसे तो मास्टर शू ने ऑलरेडी कन्विंस कर दिया था सी गॉड को, पर वो लांसानी के साथ जा रहा था उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। जैनो देख रहा होता आगे की तरफ। डीन बोलते वो चले गए हैं। जैनो बोलता हाँ। वो बोलते कि मेरे को फीलिंग आ रही है कि जब वो वापस आएगा तो कुछ ज्यादा चेंजेस आएंगे उसके अंदर। डीन बोलते ये ऑब्वियस नहीं है, 3 100-year-old ट्रेजर्स यार कभी 1000 मतलब 100,000 कर दे रहे हैं, कभी ये कर दे रहे हैं, वेल 100,000-year-old है, तुम ऐसे इसे तंग करते रहते हो, मतलब कुछ ज्यादा इसके ऊपर फोर्स ही कर रहे हो एक तरह से, तुम्हें डर नहीं कि वो मर जाएगा। जैनो सोच रहा होता है कि इसकी 5 रिंग्स जो होंगी वो नॉर्मल लोगों की तरह प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हम, उसका जो परफॉर्मेंस होगा फाइनल एग्जाम में वो सभी को हैरान कर देगा। वो सोच रहा होता है कि ल्यू होंग इतना ज्यादा टाइम हो गया, तुम अभी मेरे को फॉरगिव नहीं कर रहे हो। वो फिर ऐसे बोलता है डीन को कि ल्यू होंग 10 साल हो गए हैं, तुमने सब कुछ देखा है कि मैंने क्या किया है 10 सालों के लिए, मेरे को मेरी गलतियां तंग करती थी, मतलब 10 सालों के लिए मुझे पता जो मैंने किया वो गलत किया है, प्लीज क्या तुम मुझे टाइम दे सकते हो, तुम जितना मर्जी लंबा टाइम ले लो मेरे को माफ करने के लिए, मैं वेट करूंगा। डीन चुप होती है पहले, फिर बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाना चाहिए, तुम्हारे पास कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं है जो तुमने करने टांग सेक्ट के साथ। जैनो बोलता हाँ मैं जा रहा हूँ। डीन वैसे चुप होती है और आगे की तरफ ऐसे घूरे जा रही होती चुपचाप ही। लांसानी जा रहा होता है रास्ते में सैलनुओं पे। शूला बोलता है हंसते हुए कि रिलैक्स हो जाओ बच्चे, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि हम साथ में जा रहे हैं कहीं पे, ये परफेक्ट टाइम है तुमसे बात करने के लिए फ्रेटर्निटी के बारे में। तुम्हें पता है क्या क्राइटेरिया होता है एक फ्रेटर्निटी के मेंबर बनने के लिए? जॉनी बोलता है क्राइटेरिया, जो पर्सन होते हैं फ्रेटर्निटी के वो होते हैं जो कि इटर्निटी के साथ कनेक्टेड होते हैं, वो ऐसे पर्सन होते हैं जो उसे प्रोटेक्ट करेंगे, वो ओरिजिन ऑफ लाइफ को हमारे प्लेनेट के ऊपर प्रोटेक्ट करेंगे। जब हम नए लोगों को लाते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक ही क्राइटेरिया होता है और वो होता है कि उनकी एफिनिटी क्या लाइफ के साथ। सभी के पास वाइटैलिटी होती है, वो हमारी बॉडी को बनाती है और डिटरमाइन करती है, और वो ये बताती है कि हम कितना ज्यादा लंबा टाइम जिएंगे। साउल बीस्ट के पास भी वाइटैलिटी होती है, प्लांट्स के पास भी वाइटैलिटी होती है, जो रेयर फोर्जिंग मेटल्स होते हैं उनके पास भी वाइटैलिटी होती है बीस्ट की तरह सिमिलरली। जिस चीज को हम एफिनिटी बोलते हैं वो तब बनती है जब हमारी वाइटैलिटी होती है वो इस वर्ल्ड की वाइटैलिटी के साथ रेजोनेट करती है, मतलब साथ साथ में ही इफेक्ट होता है कुछ, हम ऐसे फिर आउटसाइड वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और रेजोनेट कर सकते हैं उसके साथ। तुम इसलिए चूज किए गए क्योंकि हमने तुम्हारी तरह वाइटैलिटी किसी की भी नहीं देखी, तुम जैसे वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करते हो हमने वो कभी नहीं
नहीं देखा, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। वाइटैलिटी मतलब तुम्हारे अराउंड में होती है हर टाइम। जो फ्रेटर्निटी वो बहुत सा यूनिक रोल प्ले करती है फेडरेशन में। जब तुम मेरा प्लेस ले लोगे तो तुम काउंसलर बन जाओगे और लीडर बन जाओगे सी गोड्स का, पर तुम्हें इंचार्ज फिर भी रहना ही है फ्रेटर्निटी का। तुम्हें एटर्नल ट्री को प्रोटेक्ट करना है और इन्वेडर्स के साथ फाइट करनी है, अपनी लाइफ्स को भी रिस्क में डालना है अगर ऐसा कुछ होगा तो। जॉनी बोलता है ठीक है। शूला बोलता है कि एटर्नल ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हें इन्वेडर्स के साथ फाइट करना पड़ेगा। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि तुम्हें अपनी जान को जोखिम में भी डालना पड़ सकता है। जॉनी बोलता है ठीक है। तो एपिसोड नंबर 119 की स्टार्टिंग होती है। ये जो फ्लाइट का टाइम था इसमें मास्टर शू ने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, मेन ड्यूटीज क्या होती है फ्रेटर्निटी की, ताकि लांस जॉनी समझ सके कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। शूला बोलता है देखो हम पहुंच गए हैं। फिर हमें सैलनो स्टार का सीन दिखाया था, सैलनो ट्रेवल सेंटर का। जॉनी बोलता है मिस्टर जिन तुम्हारा मतलब कैसे आना हुआ यहाँ पे। वो लाइनस होती है। लाइनस बोलती है मेरे पास कोई भी और चॉइसेस नहीं थी, तुम हमेशा हमारे लिए अच्छी न्यूज लाते हो जब भी तुम आते हो, तो ऑफ कोर्स मैं तुम्हें यहाँ पे देखने के लिए आई। चलो जाते हैं और फादर से मिलते हैं, दोनों से, वो तुम्हारा वेट कर रहे हैं। फिर हमें सैलनो स्टार आईएफ के उसका सीन दिखाई देता है। लाइनस बोलती है कि फादर ये पहुंच गए हैं। वो उनबला विस्टगोड बोलता है कि डीटीआर ने भी गिव अप कर दिया अपने ईगो को और ये डिसीजन लिया कि वो तुम्हें फॉलो करेगा। मैं कैसे इससे मतलब मिस कर सकता हूँ इस सिचुएशन को। जॉनी तुम्हारा नाम है ना, यहाँ पे आओ। शूला बोलते हैं दोनों सीनियर यहाँ पे है। जॉनी ग्रीट करता है सीनियर और एर्मिंग को। वो बोलता है हाँ वाला बीस्ट कि मैंने सुना कि तुम अपने ब्रेक थ्रू को करने लगे हो आज, क्या सब कुछ रेडी है। जॉनी बोलता है हाँ शुक्रिया। वो बोलता है कि तैयार हो यहाँ पे, अगर तुम यहाँ पे मतलब करोगे स्टार्ट तो हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। शूला बोलता है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारे पास पूरे फ्रेटर्निटी का सपोर्ट है और सी गोड्स भी देखना चाहते हैं कि कैसे जाएगा ब्रेक थ्रू। एर्मिंग बोलता है मास्टर शू तुम्हें क्या लगता है जो हमारे एक्सपेरिमेंट और रिसर्च है वो भी रिजल्ट्स दिखा रहे हैं, अब तुम यहाँ पे हैं तो देखेंगे उसे भी। वो उन वाला बीस्ट बोलता है कि मैं 1000 ऑफ साउल बीस्ट को लाऊंगा उन प्लेसेस में जो कि डिस्कवर नहीं किए हैं अभी फेडरेशन ने, ताकि हम और ज्यादा इन्वेस्टिगेट कर सके। तुम जॉनी को ला सकते हो हमारे साथ अगर चाहते हो तुम तो। शुला सोच रहा होता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि डार्मिंग इतना ज्यादा हाई सोचेगा जॉनी के लिए। शुला बोलता है कि ठीक है, जब इसका ब्रेक थ्रू फिनिश हो जाएगा जब बात करते हैं। फिलहाल जॉनी ने ज्यादा टाइम नहीं लिया, वो एडजस्ट हो गया सराउंडिंग से और मतलब 5 घंटे लगे वैसे तो उसे। फिर वो सेंटर ऑफ आई ऑफ क्यूस में होता है बैठा हुआ, जाओ बाओ भी साथ में होता है। जॉनी ऐसे बैठा होता है, सोच रहा होता है कि जो आइस और फायर की पावर है वो मेरी बॉडी में एंटर हो रही है, ये मेरी सिल्वर और गोल्डन ड्रैगन की जो ब्लड लाइन है उसके साथ मिक्स हो रही है, सब कुछ सही जा रहा है। जा बोलते माय लॉर्ड प्लीज टाइम लो, ये सिर्फ बिगनिंग है, जो चीजें आगे हैं वो और ज्यादा खतरनाक होती जाएंगी। हर एक तुम्हारा जो ब्रेक थ्रू है वो चेंजिंग और अडेप्टिंग को रिक्वायर करता है, मतलब चेंजिंग और अडेप्टिंग चाहिए तुम्हारे ब्रेक थ्रू के लिए। जॉनी बोलता जाओ बाओ ये और ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता जा रहा, मैं क्या करूं। साबा बोलते तो मैं चिंता नहीं करनी, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा हर चीज को कंट्रोल के अंदर रखने के लिए, प्लीज ब्रस्ट के लिए तैयार हो जाओ। तभी ऐसी मतलब जो आई ऑफ क्योस होती है वो बिल्कुल शांत होती है। बाहर जो लाइनस होती है वो बोलती है फादर 3 दिन हो गए, क्या कुछ गलत हुआ क्या। डिंग बोलता है इसका जो ब्रेक थ्रू है वो इतना ज्यादा आसान नहीं, इसे टाइम लगेगा, पर मैं फील कर सकता हूँ इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अब बचा हुआ मतलब इतना बचा भी नहीं टाइम। फिर ऐसे ब्रेक थ्रू के टाइम पे जाओ बाओ अपने ट्रेजर को रिलीज करता है जॉनी के माइंड को शांत करने के लिए, और वो जॉनी की मेंटेलिटी को ऐसे स्टेबलाइज करके रख रहा था। जॉनी फिर आंखें खोल देता है और सोच रहा होता है जो मेरी ब्लड लाइन है वो जाग गई। तभी जो 2 ड्रैगन्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं आई ऑफ क्यूस से। डिंग बोलता है कि ये स्टार्ट होने लगा है। शूला बोलते हैं कितना ज्यादा अच्छा ट्रेजर है। वो जो ड्रैगन्स होते हैं सिल्वर और गोल्डन वो आपस से अपने हेड को टकरा रहे होते हैं। जो उन वाला बीस्ट होता है वो बोलता है कुछ ज्यादा पावरफुल है, आई ऑफ क्यूस को बंद करो, इसे बाहर के वर्ल्ड को इफेक्ट मत करने देना। जॉनी की ऐसी जो चेस्ट होती है उससे एक ग्लो निकल रहा होता है, लाइट हर जगह पे। जॉनी चिल्लाता है, जाबा भी हैरान होता है और शूला भी हैरान हो जाता है उसे ऐसा करते हुए देख के। फिर ऐसे शूला एक बॉक्स को ओपन करता है और एक प्लांट को बाहर निकालता है। वो जो प्लांट होता है वो ग्लो करता है और ऐसे जो 2 स्टीम्स थी लाइट की वो आई ऑफ क्यूस के ऊपर आ गई और सभी के एक्सप्रेशन चेंज हो गई। एक बहुत बड़ा ड्रैगन अपीयर हो जाता है और उस जो ट्रेजर होता है उसे खा जाता है। हॉर्न वाला बीस्ट बोलता है ड्रैगन किंग। वो जो बीस्ट होता है जो ड्रैगन किंग का पेयर होता है वो फूट जाता है और ऐसे लाइट हर जगह बिखर रही होती है। शूला बोलता है ये तो ड्रैगन किंग की विजन है। फिर ऐसे जो लाइट की रेन ड्रॉप्स थी वो नीचे गिरने लग पड़ी और लांसवानी की बॉडी में एंटर होने लग पड़ी। जाबो सोच रहे थे कुछ अच्छा है, जो एनर्जी वो अब्सॉर्ब हो रही है। अब चलो 10,000 ईयर एक बचा हुआ है ट्रेजर, उसे यूज करते हैं और उसकी पावर को आई ऑफ क्योस में कंसंट्रेट करते हैं। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है क्योस वाटर की और पावर है ड्रैगन ओरा की, ये इसकी बॉडी में जा रहे हैं। ऐसे एनर्जीज मिक्स हो रही होती हैं, जॉनी की चेस्ट में जा रही होती हैं। जॉनी की चेस्ट पे और ज्यादा ड्रैगन स्केल्स अपीयर होने लग पड़ते हैं। शुला बोलते यही टाइम है, यूज करो। वो दोनों बाकी बचे हुए ट्रेजर्स को भी ऐसे उड़ाते हैं, वो हवा में जाते हैं और जॉनी की बॉडी में एंटर कर जाते हैं। जॉनी बहुत जोर से चलाता है। जाबो बोलते हैं कि तुम्हारी सक्सेस पक्की है, चल देखते तुम कितना ज्यादा अच्छा किया तुमने। ऐसे ड्रैगन स्केल्स बार बार अपीयर होने लग पड़ते जॉनी की चेस्ट में। जॉनी भी शांत हो
जाता है उसकी चेस्ट में कुछ ज्यादा स्केल्स होते हैं। ज़ाबा बोलता है, सोच रहा होता है मतलब वो कि क्या 36 स्केल हो गया अब इसकी बॉडी में। फिर ऐसे एक एनर्जी ज़्वानियो के पीछे पैर होती है। हम बताया जाते हैं कि एक छोटा सा क्रिस्टल आया जो कि सेंटर ऑफ वोर्टेक्स में था और सारी जितनी भी एनर्जी होती है उसे अब्सॉर्ब करने लग पड़ता है। बस ज़्वानियो की चेस्ट की बात हो रही है। ज़्वानियो सोच रहा है तो मैं फील कर सकता हूँ जो मेरी पावर वो इंक्रीज हो रही है और जो ये रोटेटिंग क्रिस्टल है मेरी ब्लड लाइन में ये एक साउल कोर बना देगा जब मैं मतलब 7 रिंग वाला बन जाऊंगा। तो डिंग बोलते कि इसने अपने ब्रेक थ्रू को कल्टीवेट मतलब कंप्लीट कर लिया, चलो देखते हैं। तभी वो देखते अंदर ज़्वानियो को बैठे हुए। ज़्वानियो की 5 रिंग्स अपेयर हो जाती हैं, वो सभी रेड होती हैं। डिंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, उसके पसीने छूट रहे होते हैं। एक बहुत बड़ा ड्रैगन द्वारा अपेयर होता है। डिंग और एर्मिंग दोनों बोलते हैं कि ये ड्रैगन गॉड की प्योर ब्लड लाइन है, ये रिबर्थ है हमारे सभी साउल बीस्ट के लिए। एर्मिंग फिर बोलते नहीं, मास्टर शू ने देख लिया है, एक बात को समझ लो, जो भी तुमने यहाँ पे देखा वो यहीं पे रहेगा। शूला बोलता है हाँ शांत हो जाओ एर्मिंग। तभी डिंग उसे चांटा मारता है और बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो तुम, याद रखो अभी भी ह्यूमन ब्लड है ज़्वानियो की बॉडी में। अगर ड्रैगन किंग रिबॉर्न भी हो जाएगा तो ये सेम गॉड नहीं होगा पहले की तरह। ज़्वानियो की सिचुएशन कुछ ज्यादा अजीब सी है, हम ऐसे बाकियों को नहीं बता सकते कि यहाँ पे क्या हुआ है, पर हमें लीडर्स ऑफ इंस्टीट्यूट को ये बताना पड़ेगा क्योंकि इसके जो फ्यूचर डेवलपमेंट्स होंगे उसको बाकी साइड्स की भी हेल्प चाहिए। एर्मिंग बोलता है मुझे माफ कर दो मास्टर शू, मैं ऐसे मतलब बाय इम्पल्स कर दिया ऐसा। शूला बोलता है ये ठीक है, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये बच्चा इतना ज्यादा चेंज हो जाएगा, इसकी जो बॉडी है अब ये रिबिल्ट हो गई है ना। तभी वो ज़्वानियो हमें द्वारा दिखाई देता है, वो अंदर ही होता है पानी के। बाकी जो बीस्ट होते हैं मतलब गॉड बीस्ट वो बोल रहे होते हैं कि ब्रेक थ्रू के बाद ये सेफ है, हम ये बोल सकते हैं कि इसके पास ड्रैगन गॉड की ब्लड लाइन है। मैं यही होप करता हूँ कि हम जिंदा बचेंगे द्वारा साउल बीस्ट को ऐसे ही रूल करते हुए हर जगह। ऐसे ज़ाओबाओ भी देख रहा होता है आगे की तरफ, पता नहीं क्या देख रहा है। फिर ऐसे जो ज़्वानियो की रेड रिंग होती है वो धीरे धीरे ब्लैक होने लग पड़ती है। डिंग बोलता है इसकी जो रिंग है वो ब्लैक हो रही है। ज़ाओबाओ एक तरह से डिफेंड करने के लिए बोलता है कि द्वारा देखो जो आई ऑफ केस है मतलब क्योस है वो इतना ज्यादा गर्म है कि उसने रिंग को रेड कर दिया है। ज़ाओबाओ वो फिर वैसे मतलब टेंशन ही ले रहा होता है एक तरह से, क्योंकि इनको एक तरह से सच पता लग गया और ये बताना नहीं चाहता है। फिर ज़्वानियो आइस को ओपन कर लेता है, वो सोच रहा होता है जो ब्रेक थ्रू है वो ओवर हो गया, अब मैं बाहर जाता हूँ। वो बोलते हैं बाहर वाले की उठ जाओ बच्चे तुम मतलब बाहर आ जाओ। ज़्वानियो बोलता है ठीक है। ज़्वानियो बाहर आ रहा होता है, मतलब बहुत ज्यादा खुशी से बाहर आ रहा होता है। वो जस्ट जंप करता है, वो आगे की तरफ देख रहा होता है, वो ग्रीट करता है, बोलता है शुक्रिया सीनियर एर्मिंग, सीनियर डामिंग, शुक्रिया मास्टर शू मैंने कर दिया है। वो भी खुश होते हैं। एर्मिंग बोलता है बच्चे जो तुमने यहाँ पे चीजें यूज की हैं उससे हमें एक हाथ और पैर देना पड़ेगा, मतलब एक तरह से कुछ ज्यादा ही खर्चा करवाया तुमने, तुम्हें फ्यूचर में चीजें देने पड़ेंगी, जो तुमने लिया है वो तो तुम्हें पे करने पड़ेगा। डामिंग बोलता है मुझे लगता है कि तुम्हें कोई और प्लेस फाइंड करना पड़ेगा तुम्हारे नेक्स्ट ब्रेक थ्रू के लिए। ज़्वानियो बोलता है ठीक है। डामिंग बोलता है मैं लेके जाता हूँ एक जगह पे, मतलब तुम यहाँ पे रुको। ज़्वानियो बोलता है किसी ने डामिंग तुम कहाँ पे जा रही हो, मतलब हम कहाँ पे जा रहे हैं। डामिंग बोलता है सिर्फ मेरे को फॉलो करो, चलो चलते हैं। फिर ऐसे वो एक जगह पे जा रहे होते हैं। शूला बोलता है ज़्वानियो कांग्रेचुलेशन, तुम्हारी जो 5 रेड रिंग्स थी वो तो कुछ ज्यादा अमेजिंग थी। डामिंग बोलता है 5 रेड रिंग्स। शूला बोलता है हाँ तुम्हें सीक्रेट रखना है, तुम ऐसे किसी और को नहीं बता सकते अपने रेड रिंग्स के बारे में। ज़्वानियो बोलता है ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ज़्वानियो सोच रहे थे तो ग्रेट है। फिर एक जगह पे पहुंच जाते हैं। डामिंग बोलता है कि हम पहुंच गए हैं। वो अपने एक ट्रेजर टाइप को बाहर निकालता है, उससे एक लाइट निकलती है आगे की तरफ और एक गेट अपेयर हो जाता है। वो बोलता है मुझे फॉलो करो। ज़्वानियो बोलता है ये प्लीज, ये तो मेटल डोर है, वो भी एक केव के अंदर, ये तो कुछ ज्यादा डार्क है। वो फिर अपने टोकन को रिलीज करता है और बोलता है कि हम लाइट से ट्रेवल करेंगे। एक डोर अपेयर हो जाता है, वो उसमें अपना हाथ डालता है और अंदर घुस जाता है। ज़्वानियो बोलता है वाओ। वो अपने आप को एक प्लेस पे पाता है जहाँ पे कुछ ज्यादा बीस्ट होते हैं और वेल कुछ कर रहे होते हैं एक्सपेरिमेंट। वहाँ पे आगे एक बीस्ट टाइप होता है। ज़्वानियो बोलता है ये, शूला बोलता है कि ये जॉइंट प्रोजेक्ट है हमारे स्कूल और टांग सेक्टर और साउल बीस्ट में जो है मतलब सैनलू स्टार्स के, हम तीनों साथ में काम करके बना रहे हैं। ये बायो बैटलशिप है। ये जो जॉइंट साउल बीस्ट है एक एंशिएंट है जिसे सिल्वर आर्मर्ड ईगल बोला जाता है, जिसका कल्टीवेशन बेस 100,000 एयर का था। डामिंग बोलते हैं कि जो डूला फेडरेशन है वो हमेशा चाहती थी कि जो टांग सेक्ट और जो शर्क है वो उनके कंट्रोल के नीचे रहे, और हम जो है वो एक अच्छा प्लेस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम ह्यूमन के डर से बच के रहें। मतलब एक तरह से लोगों ने इंसान ने दबा के रखा हुआ साउल बीस्ट को, तो हम तीनों साथ में काम कर रहे हैं ताकि हम एक बायो बैटलशिप क्रिएट कर सके। ज़ानियो बोलते हैं कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं है मेरे को दिखाने के लिए। शूला बोलते हैं कि तुम फ्यूचर लीडर ऑफ एटर्निटी के, तो तुम्हें जानना ही पड़ेगा ये। डामिंग बोलता है, ज़ानियो बोलते तो ये शिप जो है ये एक मरे हुए साउल बीस्ट से बनाई गई है। डामिंग बोलता हाँ हमने बायो इंजीनियरिंग साइंस को यूज किया वाइटलिटी को इंक्रीज करने के लिए। इस ईगल की जो भी एबिलिटीज है शिप की वो सेम होंगी बीस्ट की तरह जब वो जिंदा था। ये मतलब एक तरह से तुम पूरी तरह से साउल बीस्ट वाली पावर्स को यूज कर सकते हो। ज़ानियो बोलता है एक शिप जो कि साउल स्किल्स को परफॉर्म कर सकती है तो कुछ ज्यादा कूल है, क्या मैं देख सकता हूँ शिप को बैटल करते हुए। डामिंग बोलता है कि हम ऐसे अपने सिल्वर ईगल को यूज नहीं कर सकते हैं, तो हमारे पास कुछ और है, हम दिखाते हैं वो
तुम्हें। वो ऐसे अपनी फिंगर को क्लिक करता है, एक बर्ड वहां पे आ जाता है। जॉनी बोलते है तो एमरेड बर्ड है, ये तो कुछ ज्यादा बड़ा है। डार्मिंग बोलता है कि ये जो एमरेड फाउल है ये 30,000 ईयर ओल्ड है और ये मर गया है, हम इसे तुम्हें देते हैं, तुम कंट्रोल करो इसे बिना लोगों के नोटिस किए हुए। जॉनी बोलता है ठीक है मैं ट्राई कर सकता हूँ। डार्मिंग बोलता है कि तुम पहले साउथ स्विच को तुलो। जॉनी बोलता है एक नेकलेस। डार्मिंग बोलता है अपनी मेंटालिटी से इसे एक्टिवेट करो, ये तुम्हारे दिमाग के साथ कनेक्ट हो जाएगा। फिर जॉनी बोलता है अच्छा ये तो कुछ ज्यादा एडवांस है, चलो मैं ट्राई करता हूँ। जॉनी जैसे अपने उस लोकेट पे क्लिक करता है वो अपने आप को एक जगह पे पाता है, वेल गाय भी मतलब कनेक्टेड पाता है एक तरह से। जॉनी बोलता है ये तो वेल वो वही देख रहा होता है कि कुछ बीस्ट ऐसे उड़ रहे होते हैं, और फिर उसे भी शायद वो ड्रैगन वाला सीन दिखाया था कि कुछ तो बैटल वाला सीन दिखाया था। जॉनी सोच रहे थे तो मेमोरी है इस एमरेड फाउल की, और ये फिर वो आगे की तरफ देखता है और बोलता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं इसके साथ कनेक्ट हूँ? कनेक्ट कैसे होना है? डार्मिंग बोलता है कि ये सिस्टम है, मतलब एक तरह से तुम कनेक्टेड ही हो एमरेड फाउल के साथ, तुम फाइट कर सकते हो साथ में, ये बेस्ट बैटलशिप होगी। जॉनी बोलता है मैं समझ तो रहा हूँ, चलो एक्सेप्ट करता हूँ कनेक्शन को। जॉनी एक तरह से कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहा होता है उस बर्ड के साथ, उसके फोरहेड के ऊपर लाइट ग्लो करती है, फिर ऐसे लाइट ही ग्लो करती रह रही होती है। शूला बोलता है कांग्रेचुलेशन तुमने सक्सेसफुली कनेक्ट हो गए हो तुम। जॉनी बोलता है सीनियर डार्मिंग जो मेरी बॉडी है वो कुछ ज्यादा अजीब सी फील हो रही है, मेरा हाथ, वो अपने हाथ को जैसे उठाता है तभी विंग भी हिलता है उस बर्ड का। डार्मिंग हंसता और बोलता है बच्चे तुम अभी सीख गए हो। जॉनी ऐसे उड़ रहा होता है, मतलब एक तरह से बीस्ट ही बन गया वो। डार्मिंग बोलता है अब से तुम फाउलशिप हो और फाउलशिप ही तुम हो। जॉनी सोच रहे होते ये तो मैजिक है, क्या इसका मतलब मैं स्किल्स भी यूज कर सकता हूँ? चलो मैं देखता हूँ। तो जल्दी से मूव कर रहा होता है और वह आगे दीवार से टकरा जाता है। डार्मिंग ऐसे ही देख रहा होता है चुपचाप। शूला बोलता है कि ये इतना ज्यादा मुश्किल है कंट्रोल करने के लिए। डार्मिंग बोलता है कि ऐसा लग रहा है इसे कुछ हेल्प चाहिए, वो कंट्रोल कर रहा होता है। जॉनी सोच रहे थे इतना ज्यादा फास्ट क्यों है, अब मैं इससे बाहर कैसे निकलूंगा? तभी डार्मिंग वेल उसे बाहर निकाल देता है। वो बर्ड भी ऐसे पड़ी होती है। शूला बोलता है जॉनी तुम ठीक हो? मतलब वो बर्ड के रूप में ही होता है जॉनी बोलता है मैं ठीक हूँ, ये कुछ ज्यादा फास्ट था, मैं पहली बार कर रहा हूँ, ऐसा तो हुआ। सीनियर डार्मिंग में बाहर कैसे निकलूं? तभी जॉनी की आइस ग्लो होती है और जॉनी बाहर आ जाता है। डार्मिंग बोलती है कि तुम बस सोचना ही है, तुम जो मर्जी चाहो वो कर सकते हो, जो स्विच है वो एक स्टोरेज भी है, तो तुम इसके अंदर फाउलशिप रख भी सकते हो अंदर। जॉनी सोच रहे थे तो गुस्सा कूल है। जॉनी बोलते सीनियर डार्मिंग में फील कर सकता हूँ कि जो मेरी साउल और साउल स्किल्स थी वो भी अफेक्ट कर रही थी उस बर्ड को। डार्मिंग बोलता है सच है, जो बायो बैटलशिप है वो बीस्ट की वाइटैलिटी को यूज करते हैं ताकि वो तुम्हारी साउल स्किल्स को कॉपी कर सके और परफॉर्म कर सके। जॉनी बोलता है तो तुम ये बोल रहे हो कि जो बायो बैटलशिप है वो मेरी स्किल्स को लर्न भी कर सकती है? डार्मिंग बोलता है हाँ, हमारी जो बायो बैटलशिप है उसके पास एक और एडवांटेज है और वो ये है कि ये इवॉल्व हो सकती है। जॉनी बोलता है एक शिप जो इवॉल्व हो सकती है? डार्मिंग बोलता है हाँ तुम सच बोल रहे हो, अगर तुम गॉड लेवल पे पहुंच जाओगे तो जो शिप है वो भी इवॉल्व होगी और ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। पर यही जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है शिप का, वो स्पिरिचुअल लेवल मेटल जो होता है उसके ऊपर फीड करती है, मतलब फ्यूल चाहिए होता है स्पिरिचुअल लेवल मेटल, तो तुम्हें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। जॉनी सोच रहा था अब ये स्पिरिचुअल लेवल मेटल क्या होता है? जॉनी का एक तरह से दिल ही टूट जाता है। वो बोलता है कितना ज्यादा पैसा लगता है उसको खरीदने के लिए और कितना ज्यादा अमाउंट चाहिए? डार्मिंग बोलता है कि एक स्टैंडर्ड साइज स्पिरिचुअल मेटल हर एक मिनट चाहिए। जॉनी सोच रहा होता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही है, ये तो कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव, मैं तो इसे अफोर्ड ही नहीं कर सकता हूँ, मेरी ऐसी क्यों है किस्मत, कितना ज्यादा मेटल मेरे को चाहिए अगर मैं ऐसे ही इस शिप को चलाता रहूंगा तो। वो बोलता है मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ। डार्मिंग बोलता है आज के लिए बस इतना ही, शूला इसका ध्यान रखना। शूला बोलता है तुम्हें चिंता नहीं करनी सीनियर, पर मुझे ये तो बताओ इसका नेक्स्ट ब्रेक तू कहाँ पे करवाना है? डार्मिंग बोलते कि इसे टांग सेक्ट के लोगों के पास लेके जाना और उन्हें बोलना कि इसे असली आई ऑफ क्योस यूज करने दो। फिर हमें डूलो स्टार शर्क अकेडमी द सी गॉड पेविलियन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे ऐसे बैठे होते हैं सारे ही, जो लीडर होती है वहाँ की वो बोलती है कि शूला ने हमें इन्फॉर्म किया कि लांजानी का जो ब्रेक थ्रू वो सक्सेसफुल हो गया है। 5 रेड साउल रिंग्स अपीयर हुई हैं जो कभी भी हिस्ट्री में अपीयर हुई नहीं है। वांग हैरान के बोलते क्या उसकी सारी रिंग्स 100,000 ईयर ओल्ड की हो गई हैं? लीडर बोलती है हाँ, और जो अकेडमी है उसे अपनी सिक्योरिटी जितनी भी है उसे थोड़ा टाइट करना पड़ेगा। वाइस लीडर बोलता है कि हाँ ये सही चीज होगी करने के लिए, क्या कुछ है जो टांग सेक्ट हेल्प कर सकता है? मतलब ये वाइस लीडर नहीं कोई और है। लीडर बोलती है कि लांजानी को डीलेक्स हेवन वेल कुछ तो है टावर में विजिट करने दो, स्पिरिट टावर में। वो इंसान बोलता है कि तुम ऐसा चाहते हो कि हम स्पिरिट टावर में उसे लेके जाएं, मतलब एक तरह से अपने बनाना, क्योंकि शायद दूसरों का स्पिरिट टावर। लीडर बोलते हैं हाँ तुम सही बोल रहे हो, चलो कुछ ट्रबल कोज करने दो इसे, मतलब ओल्ड दुश्मन जो हैं अपना बनाना डिस्ट्रॉय करने की वो बोल रहा है ये। वो इंसान बोलते कि मैडम मेरे मास्टर ने मैसेज सेंड किया है तुम्हारे लिए भी, जो रोइमा गैलेक्सी है वो ऐसा लग रहा है कि वो कुछ प्लान कर रही है, हमें फेडरेशन को रिमाइंड करना पड़ेगा कि ध्यान देना। लीडर बोलती है कि मतलब ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, मैं गवर्नमेंट से बात करती हूँ और मिलिट्री से भी, अब तुम सब यहाँ से जा सकते हो। वो सब बोलते हैं ठीक है। फिर वो ऐसे फ्रेंडली मैच कर रहे होते हैं। हम बताया जाता है कि इस डुओ मैच में टांग युगी और उसका ब्रदर वो अच्छा कर रहे थे और बाइजुजू और मैंक्विन भी मतलब हारे तो नहीं थे पूरी तरह से। जो 30 मिनट का मैच था इसने सभी को थका दिया था,
लान मैंकिन और बाइजुजू उनके पास साउल कोर्स नहीं है और उनकी जो हीलिंग स्पीड है वो भी उनके ओपोनेंट की तरह फास्ट नहीं है और ऊपर से जो टांग युगी है वो 8 रिंग मास्टर है। पर लान मैंकिन की जो हीलिंग एबिलिटी है उसकी वजह से ये फाइट कर पा रहे हैं इस पॉइंट तक। वैसे क्वान ली बोलते कि सभी रुक जाओ, मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा कि तुम दोनों मतलब तुम सारे एक दूसरे को मर्डर करने लग पड़ो। फिर ऐसे सभी शांति की सांस लेते हैं और इस मैच को खत्म कर देते हैं, क्योंकि अगर ये असली मैच होता तो कंट्रोल ही नहीं कर पाना था इसके रिजल्ट को। टांग युगी बोलती है पर तुमने अभी तक अपनी एविटार स्किल को यूज नहीं किया, ये कुछ ज्यादा रिस्की हो जाना था, मैं अपने कंट्रोल को खोना नहीं चाहती थी। बाइजुजू और मैंक्विन बोलते हैं कि युआनन के एरो कुछ ज्यादा ही तंगी दे रहे थे, हमें ऐसा फील हो रहा था कि हम हार सकते थे अगर मैंने वो 1 सेकंड की भी सांस ली होती तो। टांग युगी और दूसरे बोलते हैं कि हम थे ट्रबल में, मैंक्विन का जो फिनिक्स था वो मेरे पीछे मतलब हमारे पीछे पड़ा हुआ था, मैं तो उसे शूट भी नहीं कर पाया। वेल युआनन बोल रहा होता है। टांग युगी बोलते ठीक है तुम सभी रेस्ट करो, युआनन और मैंक्विन तुमने बहुत ज्यादा अच्छा किया है। क्वान ली बोलता है कि तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं, क्या मैं इतना सा वीक हूँ। टांग युगी बोलती है कि ज़्वान्यू को छोड़ के सभी के पास एटलीस्ट 7 रिंग्स हैं, तुम अभी भी 6 रिंग के ऊपर फंसे हुए हो। वो ऐसे ही वेल रो रहा होता है एक तरह से नीचे झुक के और बोलता है कि मैंने सब कुछ कर देखा पर मैं अभी ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा हूँ, ब्रदर प्लीज वापस आ जाओ। मतलब ज़्वान्यू गया होता है तो ये अलग ही अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। फिर उसी टाइम पे लान ज़्वान्यू स्पेसशिप में था। ज़्वान्यू सोच रहा होता है मैंने ऐसा क्यों फील किया कि क्वान ली मेरे को बुला रहा है, वेल ये कैसी पावर है। ज़्वान्यू बोलता है मास्टर शू के मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। शुला बोलता है हंसते हुए हाँ पूछो, तुम इतने सा हेजिटेट क्यों कर रहे हो। ज़्वान्यू बोलता है मुझे पता है ये जो शिप मतलब फैंटम फाउल है पर मैं इसे इंटरस्टेलर ट्रैवलिंग के टाइम पे यूज कर सकता हूँ, मतलब लॉन्ग स्पेस शिप मतलब स्पेस में मूव कराने के लिए। शुला बोलता है हाँ तुम कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास काफी ज्यादा रेयर मेटल होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो सैन लुई से अपने स्टार में पहुंचने के लिए तुम्हें 5 प्लेट चाहिए होंगी साउल लेवल मेटल की। ज़्वान्यू बोलता है वो तो कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। शुला बोलता है कि तुम्हारा जो फाउल शिप है वो 3 टाइम फास्टर मूव कर सकती है एक नॉर्मल शिप से। वो हंसता और बोलता है कि ऑफ कोर्स कॉस्ट ज्यादा होगी बायो शिप को ऑपरेट करने की, पर रिजल्ट भी तो डिफरेंट होगा। अगर ये बात होती सिल्वर ईगल शिप की, वेल जैसे ये वो कर रहे थे मेन जो शिप है उनकी, तो डबल होती स्पीड शॉर्ट डिस्टेंसेस पे और 5 टाइम्स होती स्पीड लॉन्ग डिस्टेंसेस पे। पर ज़्वान्यू याद रखना अगर तुम्हारे पास कोई भी चॉइसेस नहीं बची होंगी तो कभी फाउल शिप को यूज मत करना। जो बायो बैटल शिप है वो बहुत ज्यादा यूनिक है, अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो अकेडमी और जो टांग सेक्ट है वो बहुत बड़े ट्रबल में पड़ जाएंगे और जो साउल बीस्ट है उनके ऊपर तो और ज्यादा खतरा आ जाएगा। ज़्वान्यू बोलता ठीक है। शुला हंसते हुए बोलता है पर तुम्हें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी क्योंकि तुम्हारी लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमें शर्क के ट्रेवल सेंटर का सीन दिखाया जाता है। लान ज़्वान्यू डायरेक्टली एकेडमी में नहीं गया, उसने लंबा रास्ता लिया। उसे कोई कॉल करता है, वो बोलता है ज़्वान्यू क्या हुआ। ज़्वान्यू बोलता है अंकल ली मैं 5 रिंग तक पहुंच गया हूँ, मुझे बताओ मैं साउल फोर्जिंग को स्टार्ट कर सकता हूँ। टांग ली बोलता है कि सच्ची कांग्रेचुलेशन, ठीक है मैं भी टियानलू स्टार में हूँ, अभी मैं अपने काम को खत्म करता हूँ और शर्क में आता हूँ, मैं वहाँ पे पहुंच जाऊंगा और तुम्हें एक एक स्टेप से गाइड करूंगा। ज़्वान्यू बोलता मैं तुम्हारा वेट करूंगा, शुक्रिया अंकल ली। टांग ली बोलता है ठीक है बाय। तब ज़्वान्यू को मैसेज आता है। ज़्वान्यू बोलता है कि नाना तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं वापस आ गया। नाना हंसते हुए बोलती है सीक्रेट है, क्या सब कुछ अच्छा गया मतलब सही गया। ज़्वान्यू बोलता हाँ मैंने कर दिखाया, पर तुम्हें कैसे पता लगा। नाना बोलती है कि जो तुम्हारा 5th रिंग है लाइट कंट्रोलिंग है, क्या मतलब लाइट एलिमेंट है, मैं तुम्हें 3 दिन में देखती हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी एलिमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए। और रही बात मेरे को कैसे पता है, ये भी सीक्रेट है। फिर ऐसे नाना अपने रूम में होती है और बोल रही होती है कैसे मुझे पता, क्योंकि जो मेरी 5th रिंग है वो भी लाइट कंट्रोलिंग वाली है। तब ऐसे हमें टांगली दिखाई देता है, वो बोल रहा होता है क्विंगलिंग मुझे डूलाओ में जाना जल्दी से जल्दी, रिशेड्यूल कर दो मेरे कंसर्ट को जो कि नेक्स्ट वीक होने वाला था। क्विंगलिंग बोलती है क्या क्या कर रहे हो तुम, क्यों, तुम्हें पता कितना बड़ा इवेंट है ये। टांगली बोलते मैं जितना पैसा आएगा मतलब खर्चा उसको मैं पे कर दूंगा। क्विंगलिंग बोलती वो प्रॉब्लम नहीं है, मैं चिंता में हूँ कि लोग क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में। टांगली बोलते ठीक है ऑर्गेनाइजर को बोल दो कि मैंने एक नया सॉन्ग लिखा हुआ है शो के लिए और मुझे कुछ टाइम चाहिए उसे कंप्लीट करने के लिए। क्विंगलिंग बोलती है ठीक है, पर तुम श्योर हो वो बच्चा तुम्हारा सन नहीं है, तुम उसको इतना ज्यादा पसंद क्यों करते हो। टांगली बोलते सन, अब किसे पता, शायद सच भी हो सकता है। क्विंगलिंग बोलती ओए किसी को मत बताना इसके बारे में, अपने फैंस के बारे में सोचना। लान ज़्वान्यू शर्क अकेडमी में चला गया, उसने रियलाइज किया कि अंकल ली और नाना ने सेम ही प्रॉमिस कर दिया उसको 3 दिन में देखने के लिए। ज़्वान्यू सोच रहे थे 3 दिन, क्या मैं अंकल ली के साथ ट्रेन करूं या फिर नाना के साथ जाऊं। पहले सही हो गया, फाइनली ये मिल रहे हैं गाइस। ज़्वान्यू सोच रहा था कि अब मैं सोचूं तो अंकल ली भी सिंगल है, नाना भी सिंगल है, अगर वो साथ में मिक्स हो जाएंगे मतलब मिल जाएंगे रिलेशनशिप हो जाएगा तो वो अमेजिंग नहीं होगा, क्या मैं हेल्प करूं। तभी नोक नोक वाले उसके दरवाजे पे कोई आता है। ज़्वान्यू बोलते मैं आ रहा हूँ। वहाँ बाइजुजू होती है। ज़्वान्यू बोलता है कि तुम आ गई हो माय लेडी। बाइजुजू बोलती है कौन है तुम्हारी लेडी, मैं एक गोस्ट हूँ जो तुम्हारे हाउस को हॉन्ट कर रही हूँ। ज़्वान्यू बोलता है ठीक है मेरे लिटिल गोस्ट, मेरे को एक हक दो, मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा मिस किया है। बाइजुजू से धक्का मार देती है, बोलती है चल जाओ। वो बोलती कि सीरियस हो जाओ, मैं यहाँ पे ऐसे बात बूत करने नहीं आई तुमसे, तुम्हें को इंटरप्ट मत करो। ज़्वान्यू बोलते तो क्या हुआ। बाइजुजू बोलती कि तुम्हारा आर्मर फिनिश हो गया है, मैं तुम्हें लेके जाना चाहती हूँ दिखाने के लिए। ज़्वान्यू बोलते सच्ची, चलो ट्रेनिंग ग्राउंड में चलते हैं, तो अभी मैं भी ट्राई करना चाहता हूँ। फिर वो ट्रेनिंग ग्राउंड में होते हैं। ज़्वान्यू के वेल जो आर्मर होता है उसने वो डाला होता है, वेल अच्छा लग रहा होता है कुछ ज्यादा ही।
फिर हम बताया जाता है कि जब इस आर्मर को फोर्ज किया था तो एल्फ गोल्ड, क्विक सिल्वर, ईगल वुड ये यूज हुए थे। लांजानी ने फोर्जिंग की थी और बाइजुजू ने क्राफ्टिंग का काम किया था। जो राइट हैंड आर्मर का वो ज्यादा हैवी है क्योंकि वहाँ पे एक थोन चेन है। जो लेफ्ट हैंड है वो लाइटर है क्योंकि वहाँ पे एक जेमस्टोन है उसके हाथ में। ये जो जेम है ये जाओ बाओ ने फाइंड किया था ऑक्शन में। लांजानी को और ज्यादा जेमस्टोन मिले थे जो कि उसके फ्रेंड्स ने दिए थे, पर उसने यही रखा अपने पास। जाओ बाओ ने बोला लांजानी को कि इसे विच स्टोन बोला जाता है, जिसकी कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग एलिमेंटल एफिनिटी होती है और ये बेस्ट मटेरियल होता है एलिमेंट बूस्टर के लिए। जाओ बाओ ने और क्योस वाटर को प्यूरिफाई किया था ताकि ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके। बाइजुजू बोलती है कि कैसा लगा तुम्हें, मतलब क्या सोचते तुम। जानी बोलते है परफेक्ट है। जो आर्मर है वो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकता है मेरी ब्लड लाइन से और उन्हें और ज्यादा पावरफुल बना सकता है। जो इफेक्ट है ये तो कुछ ज्यादा अमेजिंग है। अब मेरे पास लेवल 2 का आर्मर है, जुजू हेल्प करो मेरे को इसका नाम रखने के लिए। बाइजुस बोलती है ये तो मैंने तुम्हारे आर्मर पे लिखा हुआ है। जॉनी बोलता है अबिस ड्रैगन। जॉनी बोलता है अबिस ड्रैगन, ड्रैगन गोल्ड में, सिल्वर ड्रैगन और अबिस आइस ड्रैगन, पता नहीं क्या बोल रहा है। तुम अपने आर्मर को क्या बोलती हो? वेल बोलते हो या फिर वो बोलते कि यू ड्रैगन। वेल मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यहाँ पे क्या चल रहा है। फिर ऐसी क्लास खत्म हो गई। वो सातों मिल गए गेट पे और मार्केट में गए। उन्होंने एक स्मॉल रेस्टोरेंट फाइंड किया और वहाँ पे हॉट पॉट खाया। वेल साथ में ही जो प्लेस था उसका नाम था स्पाइसी जिंजर हॉट पॉट। उन्होंने कोई भी चिलीज नहीं डाली ब्रोथ में, पर फ्रेश जिंजर को यूज किया। वो कुछ ज्यादा अच्छा था खाने में और गर्म भी था। वो परफेक्ट था सर्दियों की रात के लिए। सभी की बॉडी गर्म हो गई उसको खाने के बाद और जितना भी कोल्ड था उनकी ब्लड में वो निकल गया। फिर ऐसे जॉनी बाइजुजू की तरफ देख रहा होता है, बाइजुजू भी देख रही होती है उसकी तरफ। मैंकुन ऐसे बोलती कि बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब मैं नेक्स्ट क्या करूँ? मेरा मतलब ग्रेजुएटिंग के बाद क्या करूंगी मैं इनर कोर्ट से? शायद मैं टांग सेक्ट में रहूं या फिर ऐसे स्काई फाइटर बनूं। यूएनएन बोलते मुझे नहीं पता, मैं तो एल्फ स्टार जाने की सोच रहा हूँ। कॉन्ली बोलते मैं भी ल्यूफेंग, मैं भी स्काई फाइटर बनूंगा और ट्रेनिंग करता रहूंगा। मैं गोल्ड लेवल पे पहुंच जाऊंगा जल्दी। और तुम जॉनी बोलते कि जो फ्यूचर, मतलब फ्यूचर की बात कर रहे हो तुम, अभी फ्यूचर के बारे में डिसाइड करना कुछ भी मतलब नहीं है हमारे लिए वो करना भी। जितना मैंने वर्ल्ड देखा है उतना ज्यादा कम ब्यूटीफुल बन रही है मेरे लिए चीजें। जो फेडरेशन है वो वैसी नहीं है जैसे हम सब सोचते थे। हम ऐसे तो शांति में जी रहे हैं पर काउंटलेस सीनियर्स और सोल्जर्स मर गए हैं इन्वेडर्स को रोकने के लिए। अगर हम नेक्स्ट 7 लेजेंड्स बन जाएंगे शक के तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस हमारे सर के ऊपर पड़ेगा। और अगर हम स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे तो हम फ्रंटियर में होंगे और अपने एनिमीज के साथ फाइट करेंगे। तो ऐसे ही फैंटेसाइज मत करो कि हमारा फ्यूचर बहुत ही अच्छा होगा। मैंकुन बोलती है कि मैं सिर्फ पूछ ही रही हूँ, क्या तुम्हें सच्ची में सभी को ऐसे स्ट्रेस्ड आउट करना है, मतलब बोझ डालना उनके ऊपर? जॉनी बोलता है पर मेरे को डर है कि जिस मोमेंट में हम ग्रेजुएट करेंगे एकेडमी से तो प्रेशर बहुत ज्यादा होगा हमारे ऊपर। मुझे नहीं पता कि इनर कोर्ट में स्टडी करने से कैसा होगा, मतलब कैसा लगता होगा, पर अगर हम स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे और हमें ज्यादा सीक्रेट्स पता लगेंगे तो इसका मतलब हमारे ऊपर और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ेगी। मैंकुन मुझे पता नहीं कि अगर तुम फ्यूचर में चेंज हो जाओगे और अपने माइंड को चेंज करोगे, पर एक चीज तुम्हें याद रखनी है, अगर तुम रिग्रेट कर रहे हो हर चीज को और एक नॉर्मल लाइफ को जीना चाहते हो तो इनर कोर्ट के एंटी टेस्ट को मत लेना। मैं यही होप करता हूँ कि तुम समझते हो। कॉन्ली बोलता है ओए मुझे नहीं लगता इसका कहने का ऐसा मतलब था, ऐसे प्रेशर मत डालो इसके ऊपर। मैंकुन चुप होती है। जॉनी बोलते नहीं मैं इसके ऊपर प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ, मैं सिर्फ इसे बता ही रहा हूँ। अगर ये चाहती नहीं है हमें कुछ देना तो इसको ऐसा भी नहीं करना कि हमसे कुछ रिसीव करे, मतलब एक तरह से ना हमें कुछ दे ना हमसे उम्मीद रखे कि हम दें कुछ। मैंकुन तुम समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंकुन बोलती है कि मैं समझ गई हूँ, मजे करना तुम, मेरे कहाँ से जाना होगा अब। कॉन्ली बोलते मैंकुन। जॉनी बोलते कॉन्ली क्या कर रहे हो तुम, किस तरफ देख रहे हो, जाओ उसके पीछे। कॉन्ली बोलते गाइस मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। मैंकुन आगे आगे जा रही होती है, कॉन्ली पीछे पीछे जा रहा होता है। मैंकुन अपने घर में चलने लग पड़ती है। कॉन्ली बोलते है वेट मैंकुन, एक रीजन है जो तुमने ऐसा बोला है ना कि तुम क्या करोगे, मतलब तुम्हें कुछ पता नहीं और तुम एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हो। अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो तुम हमें बता सकते हो, हम हेल्प करेंगे। मैंकुन चुप होती है और मुड़ के देखती है कॉन्ली की तरफ, वो रो रही होती है। कॉन्ली घबरा जाता है और बोलता है मैंकुन तुम रो क्यों रहे हो, मुझे माफ कर दो प्लीज प्लीज रो मत। वो उसे गले लगा देती है मैंकुन और बोलती है कि तुम कितने ज्यादा बेवकूफ हो। वेल ये क्यूट सीन है इतने टाइम के बाद। कॉन्ली बोलता है बेवकूफ बेवकूफ, वो ब्लश मार रहा होता है। मैंकुन ऐसे रोई जा रही होती है, कॉन्ली उसे हक कर लेता है। फिर मिलान मैंकुन के रूम का सीन दिखाया जाता है। कॉन्ली ऐसे बैठा होता है सोच रहा होता है वाटर, वो भी सी गॉड लेक का। मैंकुन ने मुझे पानी दिया सी गॉड लेक का। मैंकुन आगे होती है और वो बैठ जाती है। वो ऐसे चुप होते हैं और मतलब कुछ नहीं बोल रहे होते। मतलब कॉन्ली सोच रहा होता है डर के मारे कि क्या 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 चल रहा है यहाँ पे, चल क्या रहा है यहाँ पे। मैंकुन स्माइल करती है और बोलती है कॉन्ली मुझे बताओ तुम इतने ज्यादा बेवकूफ क्यों हो, वो ब्लश करके बोल रही होती है। फिर हम बता जाते कि लान मैंकुन कॉन्ली को पसंद करती है। वो खुद भी श्योर नहीं कि वो करती है। कॉन्ली हमेशा चाहता था उसके पास में रहना, वो चाहता था कि वो मैंकुन को डेंजर से बचाए। मैंकुन फील कर पाती थी कि कॉन्ली का दिल जोर से धड़कता था जब वो पास में होती थी उसके। कॉन्ली कुछ ज्यादा ऑकवर्ड था और वो ऐसे कुछ भी बोलने लग पड़ता जब वो कांपता था, मतलब एक तरह से इंट्रोवर्ट इंसान, मतलब लड़की से बात करने नहीं आती है, पर ऊपर से वो एक हर्ट वार्मिंग इंसान था, अच्छा इंसान था। फिर ऐसे ही उन दोनों के बीच में जो एयर थी वो ऐसे गर्म
होती गई, मतलब अच्छा होता गया मूड, और वो और ज्यादा रिलैक्स हो गए एक दूसरे के सामने। मैंक्विन बोलती है कि मेरी ब्रदर सिक है। क्वाली बोलते क्या वो सिक है, मतलब बीमार है, क्या हुआ उसे, कितना सब बुरा है ये। मैंक्विन बोलती है हाँ कुछ ज्यादा बुरा है। सीनियर बीजी भी हील नहीं कर सकती है उन्हें। जो डिजीज है वो मेरी फैमिली में चलता है, हर कोई 40 साल की उम्र में मर जाता है। चीफ है हमारे ट्राइब के, वो टैलेंटेड होते हैं और ब्लेस होते हैं, पर उन्हें कर्ज भी दिया गया ये, तो कोई भी 50 से ऊपर नहीं पहुंच पाते। बीजी ने मुझे बोला है कि ये सब कुछ उसी कारण है कि हमारी जो ब्लड लाइन है वो अधूरी है, उसमें पावर नहीं है इतनी। अगर हम ट्रीटमेंट भी कराएं फेडरेशन से, फिर भी हम अपनी लॉस ऑफ वाइटलिटी को नहीं ठीक कर सकते हैं। मैं अकेली डॉटर हूँ अपनी मदर की, तो मैं नेक्स्ट चीफ बन जाऊंगी। मेरे को वापस जाना पड़ेगा और उस प्लेस के ऊपर टेक ओवर करना पड़ेगा और अपने ट्राइब को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। मैं ये होप करती हूँ कि वो अपने लास्ट सालों को मेरे साथ स्पेंड कर पाए। मैं हमेशा उसके साइड में रहना चाहती हूँ। मैं एक इरिस्पॉन्सिबल तरह की लड़की नहीं हूँ। जो अकेडमी उसने मेरे को बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया है और हेल्प भी की है मेरी, मुझे पता है। मैं छोड़ के नहीं जाना चाहती तुम सभी को, पर मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। वो सही बोल रहा था, मैं ऐसे सेल्फिश नहीं हो सकती हूँ और टेस्ट नहीं ले सकती इनर कोर्ट का। मैं काफी सारे टाइम से सोच रही थी कि ग्रेजुएशन के बाद मैं घर जाऊंगी और अपने पेरेंट्स के साथ रहूंगी, क्योंकि हमारे पास इतना भी टाइम नहीं बचा हुआ है। जब वो चले जाएगी तो मैं नेक्स्ट चीफ बन जाऊंगी ट्राइब की। कॉलिन बोलता है अगर तुम भी नहीं जा रहे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे ट्राइब में जाऊंगा और तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम्हारी मदर और तुम्हारे लोगों का ध्यान रखने के लिए। मैंक्विन बोलती तुम अभी भी नहीं समझ रहे हो, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। मेरी जो मदर है और मेरी जो है वो सेम फेट है, हम इसको छोड़ के नहीं जा सकते हैं। मेरे फादर को पता था कि वो ऐसे ही साथ में बूढ़ा नहीं हो सकता मेरी मदर के साथ, पर वो फिर भी उन्हीं के साथ रहा लास्ट तक। जो पेन वो भी फील कर रहा है वो कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि वो कुछ ज्यादा प्यार करता था मेरी मदर को। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। सभी चाहते हैं कि तुम नेक्स्ट लेजेंड बनो शर्क के, मेरे बगैर तुम कर सकते हो, पर अगर मैं तुम्हें अपने साथ लेके चली जाऊंगी तो मैं कुछ ज्यादा ही बुरा करूंगी तुम्हारे साथ। प्लीज ये सीक्रेट रखना मेरे और तुम्हारे बीच में। मैं सभी को इस चीज में नहीं लाना चाहती हूँ और बुरा नहीं फील कराना चाहती हूँ। मैं अपनी खुद के लाइफ के साथ डील कर रही हूँ। क्वाली गुस्से से बोलते लान मैंक्विन तुम्हारे पास आइडिया भी है, तुम क्या बात कर रही हो? तुम क्या ये सोच रहे हो कि मैं जरा भी केयर नहीं करता हूँ तुम्हारी, और तुम ये सोच रहे हो कि जरा भी कोई भी तुम्हें प्यार नहीं करता है और तुम कुछ भी नहीं हो उनके लिए? तुमने पहले क्यों नहीं बताया हमें कि तुम्हारी इतनी गंदी कंडीशन है? तुमने हमें मतलब हमारी हेल्प क्यों नहीं ली? हम शर्क में हैं, हमारे पास कुछ ज्यादा गॉड लेवल मास्टर्स है यहाँ पे और खुद की पावर भी है। तुम ऐसे क्यों अपने आप को कन्विंस कर रहे हो कि कुछ काम ही नहीं करेगा? हम ट्राई नहीं करेंगे तो काम कैसे नहीं करेगा? बोलना तो चाहिए था तुम्हें। तुम ये सोच रहे हो कि तुम मेरे को और अपने बीच में डिस्टेंस लाओगे और मेरे को ऐसे दूर रखोगे तो इससे मेरे को अच्छा फील होगा। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि फ्यूचर में मेरे को कितना बुरा लगेगा, पर अगर तुम ऐसे अभी कर रहे हो तो वो ज्यादा बुरा होगा मेरे लिए। मैं हमेशा बुरा मान के चलूंगा और ऐसे रिग्रेट करता रहूंगा। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम चाहे 50 साल तक ही जी सको तो क्या हुआ, मैं फिर भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैंक्विन ऐसे आगे की तरफ देख रही होती है। कॉलिन बोलते कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं सच्ची करता हूँ, तुम मेरे वन एंड ओनली हो। मैंक्विन बोलती तुम मेरे ऊपर गुस्सा हो। वो ऐसे ही आगे की तरफ देख के बोल रही थी क्वानली को। क्वानली घबरा जाता और पीछे की तरफ भाग के बोल रहा था नहीं 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 मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं जरा भी गुस्सा नहीं हूँ। मैंक्विन बोलती देखो तुम्हारी तरफ, तुम कितने बड़े झूठे हो। क्वानली बोलते नहीं मैं बस थोड़ा सा गुस्सा हो गया था, मेरे को माफ कर दो मैंक्विन, मेरे को माफ कर दो, मैं लायर नहीं हूँ। मैंक्विन बोलती क्या बोल रहे हो तुम लायर नहीं हो? जो तुमने कुछ बोला वो क्या बोला? वो गुस्से में तो बोला तुमने। फिर ऐसे में बात का सीन दिखाया था। मैंक्विन ने रोकने की कोशिश की थी उसे, पर क्वानली ने सभी को बता दिया। लांजानी ने कुछ भी नहीं बोला और अपने फ्रेंड्स को मैंक्विन के रूम में ले गया। क्वानली ने फिर सभी को ये सिचुएशन बता दी। मतलब क्वानली ने पहले सिर्फ इसको ज़्वानी को बताया होता है। बाइजू बोलती मैंक्विन ये कुछ ज्यादा सीरियस है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या हम फ्रेंड्स नहीं है? मैंक्विन बोलती कि मैं ऐसा नहीं चाहती थी कि तुम सभी चिंता करो। ज़्वानी बोलता है कि अभी के लिए रुक जाओ, हमें सोल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा। मैंक्विन बेजी को बोलो बाहर आने के लिए, मुझे कुछ पूछना उससे। फिलहाल मैंक्विन ने हाँ की और अपनी मेंटेलिटी को यूज किया है ग्रीन फिगर को फॉर्म करने के लिए। बीजी सामने आ जाती है, फिर हमें बता जाती है कि ऐसे तो ये स्पिरिट है, पर अगर लान मैंक्विन कुछ नहीं बताएगी बीजी को तो उसे पता नहीं लगेगा कि बाहर क्या चल रहा है आउटसाइड वर्ल्ड में। ज़्वानी बोलते सीनियर बीजी एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है मैंक्विन की मदर की, हुआ कैसे है ये? बाइजी बोलती है कि ये कुछ ज्यादा अजीब है। उनकी जो ब्लड लाइन है वो पहले से खराब थी और वो फेल हो जानी थी, वो इनकम्प्लीट है एक तरह से। पर जैसे मेरे साथ फ्यूज हुई है तो मैंक्विन की जो ब्लड लाइन है वो एक तरह से म्यूटेट हो गई है और जो मेरी ब्लड लाइन है वो उसकी ब्लड लाइन को रिप्लेस कर रही है। पर जो प्रॉब्लम ये है कि उसकी जो मदर की ब्लड लाइन है वो पूरी तरह से डेवलप हो गई है। इसका मतलब खत्म ही है एक तरह से। वो साइंस भी कुछ नहीं कर सकती है। उसकी जो ब्लड लाइन है वो खराब होती जा रही है और वाइटलिटी उसकी बॉडी से लीव करती जा रही है। उसकी मौत आएगी आएगी चाहे कुछ भी हो। अगर हमारे पास वाइटलिटी हो एक गॉड लेवल एंटिटी की लाइक मास्टर शू या फिर एटर्नल ट्री की तो हम कुछ कर सकते हैं, पर हम ऐसे मास्टर शू को नहीं मार सकते किसी दूसरे पर्सन को सेव करने के लिए। और एटर्नल ट्री जो है वो एक सैक्रेड चीज है शर्क अकेडमी के लिए और टांग सेट के लिए और फेडरेशन के लिए भी। ये ऐसे अपनी पावर को रिलीज नहीं कर सकते किसी ह्यूमन बीइंग को सेव करने के लिए। ज़्वानी बोलते सीनियर बीजी
अगर ऐसी बात है तो ये क्यों नहीं करता मैं। वो अपने एलिक्सर को निकाल देता है। 3 ही ड्रॉप्स थी। जॉनी बहुत अच्छा इंसान है गाइस। बाइजी हैरान होकर सोच रही होती है कि इसकी वाइटैलिटी तो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जॉनी बोलता है ये एलिक्सर ऑफ लाइफ है जिसे एडना ने ट्री से निकाला गया है। ये मेरे को दिया था क्योंकि मैं नेक्स्ट लीडर बन गया हूँ। मेरे पास अभी भी 2 ड्रॉप्स बची हुई है तो ये काफी होगी है ना मैंक्विन की मदर को हील करने के लिए। मैंक्विन ऐसे रो पड़ती और बोलती है जॉनी। फिर ऐसे लान मैंक्विन के कंधों पे जो बोझ था वो हट गया। जॉनी बोलते बीजी ने मुझे बताया कि 1 ड्रॉप काफी होगी। फिर ऐसे बीजी देख रही होती है यंग लोगों की तरफ, यंग बच्चों की तरफ, और उसका एक्सप्रेशन कुछ ज्यादा ही अजीब सा था क्योंकि चाहे वो हो, चाहे डीटीएन हो, चाहे जीजी हो, वो सिर्फ एक स्टेप पीछे थे गॉड बनने के लिए। अगर इनके पास ये ड्रॉप होती, ये एलिक्सर होता तो सब कुछ डिफरेंट होता। जितने भी साउल बीस्ट हैं एल्फ स्टार के ऊपर, एक स्मॉल ड्रॉप चाहिए होती थी इस एलिक्सर की गॉड लेवल पे पहुंचने के लिए। और सच्ची लाइफ कुछ ज्यादा अनफेयर है। फिर ऐसे नेक्स्ट डे का सीन दिखाता है। लान मैंक्विन घर पे चली गई एलिक्सर ऑफ लाइफ के साथ लेके। फिर ऐसे टाइम पास होता हुआ मतलब हो गया। लान जॉनी का इंपॉर्टेंट दिन फाइनली आ गया। जॉनी बोलता है अंकल ही तुम यहाँ पे आ गए हो। अंकल ही वहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि कब से तुम वेट कर रहे हो। जॉनी बोलता है नहीं नहीं थोड़ा टाइम हुआ मेरे को, परफेक्ट टाइम पे आए हो तुम। टांगली बोलता है हाँ मैं देख सकता हूँ कि तुमने सक्सीड किया है, तुम बड़े भी हो गए हो। जॉनी बोलता है सीट लो, मैंने फूड ऑर्डर किया, वो जल्दी आ जाएगा। टांगली बोलते कि ठीक है हम स्टार्ट कब करेंगे। जॉनी बोलता है जब तुम चाहो। ओ हाँ मेरी टीचर भी यहाँ पे आ रही है, वो कुछ ज्यादा गोर्जियस है। टांगली बोलता है टीचर। जॉनी बोलता है हाँ पर तुम्हें चिंता नहीं करनी है, नाना को जरा फर्क नहीं पड़ता सेलिब्रिटीज के बारे में और वो तुम्हें तंग भी नहीं करेगी। फिर ऐसे ही जॉनी को मतलब कोई बोलता है कि नाना तुम्हें बोल रही है। जॉनी बोलता है कि नाना पहुंच गई यहाँ पे, ठीक है अपना टाइम लो। वेल जॉनी को कॉल आई होती है नाना की। जॉनी बोलता है नाना तुम आ गए हो। हाँ हाँ अपना टाइम लो, मेरे पास एक और पर्सन है, वो अंकल ही है मैंने तुम्हें जिसके बारे में बताया था। फिर ऐसे लान जॉनी ने अपना फोन नीचे रखा, उसकी आईज ने किसी जगह देखा, जो डोर ओपन हुआ और एक बहुत ज्यादा सुंदर फिगर आया व्हाइट क्लोथ्स में। वेल पता नहीं किस तरह की एक्सप्लेनेशन ये दे रहे हैं, ऐसे ग्रैंड एंट्री वाला सीन कर रहे हैं ये। जॉनी जाता है और उसे हक कर लेता है। नाना बोलती है कि तुम बच्चों की तरह हरकतें क्यों कर रही हो। जॉनी बोलता है कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए और तुम्हारे साथ बच्चों की तरह हरकत करूंगा, तुम अभी भी सेम ही हो। नाना बोलती है तुमने अच्छा किया है, अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो चीजें तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगी फ्यूचर में। जॉनी बोलता है हाँ नाना चलो मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करता हूँ किसी के साथ। जॉनी बोलता है कि ये अंकल ली है, मैं तुम्हें बोला था ना लास्ट टाइम इनके बारे में। नाना फिर टांगली की तरफ देखती है। जॉनी बोलता है कि ये नाना है। वो दोनों हैरान हो जाते हैं एक दूसरे की तरफ देख के और वेल कोई कनेक्शन सा बनता है उनमें, इफेक्ट हो रहा होता है, कुछ तो हो रहा होता है। वेल एक तरह से सदमे में चले जाते हैं वो। फिर एक दूसरे की तरफ ऐसे घूरे जा रहे होते हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे होते, एक दूसरे की तरफ ऐसे देखे जा रहे होते हैं। जॉनी बोलता तुम दोनों क्या ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम मेरे को डरा रही हो। वैसे नाना की आंखों के सामने हाथ हिलाता है। नाना बोलती क्या नहीं मैं ठीक हूँ। टांगली भी फिर जाग जाता है। जॉनी वहाँ देख रहा होता है, बोलता है क्या ये एक दूसरे को जानते हैं। वो दोनों बोलते हैं कि नहीं हम स्ट्रेंजर्स हैं। वो फिर अपनी नजरें एक दूसरे से हटा लेते हैं। फिर पता नहीं कब ये मेमोरीज पाएंगे गाइस, मेरे को बहुत ज्यादा वो हो रहा है, सब्र नहीं किया जा रहा। जॉनी बोलता है कि अच्छा पर तुम इतना अजीब तरह से क्यों एक्ट कर रहे हो। वो फिर अपना मुंह घुमा लेते हैं और यहाँ देख रहे होते हैं। फिर से बेल बजती। जॉनी बोलता है अच्छा फूड जो मैंने ऑर्डर किया वो आ गया है। फूड ऐसे रखा होता है। जॉनी बोलता है कि वेलकम नाना और अंकल ली, प्रिटेंड करो कि ये पानी वाइन है। नाना और टांगली स्माइल करते हैं और वो तीनों अपने ग्लासेस को मिक्स करते हैं और पी जाते हैं। नाना और टांगली दोनों ब्लश मार रहे होते हैं, जल्दी जल्दी से पानी पी रहे होते हैं। सोनी सोच रहे थे कि अंकल इतने ज्यादा प्यासे हैं, नाना ने तो अपने मुंह से भी पानी गिरा दिया हर जगह, ये कितना सा अजीब है। फिर ऐसे जो खाना था वो हंसी खुशी से भरा हुआ था, पर रियलिटी में कुछ ज्यादा स्ट्रेंज सिचुएशन थी। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। टांगली बोलते जॉनी मेरे पास टाइम नहीं है ज्यादा, तो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा साउल फोर्जिंग को। जॉनी बोलते ठीक है नाना तुम मेरे रूम में जा सकते हो रेस्ट करने के लिए। नाना बोलती है नहीं मैं भी आऊंगी तुम्हारे साथ, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम काम कैसे करते दोनों। जॉनी सोच रहा था कि मैं ये सोच रहा था कि ये दोनों एक दूसरे को हेट करते हैं, अभी आने के लिए क्यों बोल रही है। जॉनी बोलता ठीक है चलते हैं। वैसे जा रहे होते हैं फोर्जिंग चैम्बर की तरफ। लास्ट जॉनी डिस्कस कर रहा होता है अंकल ली के साथ कि क्या मतलब उसने अचीव किया फोर्जिंग में। तभी एक लड़का वहां पे आता है, वो बोलता है हेलो तुम कहाँ जा रहे हो। जॉनी बोलता है डिंग ज़ाओहान मैं तो फोर्जिंग चैम्बर में जा रहा हूँ। नाना और टांगली भी वहां पे होते हैं। ज़ाओहान बोलता है तो तुम दोनों इसके पेरेंट्स हो गया ना, तुम एग्जैक्टली फैमिली की तरह लग रही हो। वेल सच बोल दिया। जॉनी बोलता है नहीं क्या, ये दोनों मेरे टीचर्स हैं, ये नाना है और ये अंकल ली है। ज़ाओहान बोलता है मुझे माफ कर दो, मैंने सोचा कि तुम फैमिली हो क्योंकि तुम तीनों एक दूसरे की तरह मतलब सेम दिखते हो, मतलब ऐसा नहीं ट्विनिंग वाला नहीं, सिमिलैरिटीज है थोड़ी बहुत। ज़ाओहान सोच रहा होता है कि इनका पोस्चर, नोज, इनका देखने का तरीका, लुक्स, ये तो पूरा जॉनियों की तरह ही है, मतलब दोनों की मिक्स एक तरह से। जॉनी सोच रहा था कि मैं अंकल ली और नाना की तरह दिखता हूँ। ज़ाओहान बोलता है तो तुम पक्का ली गोंगजी हो गया ना, मेरी पूरी फैमिली तुम्हारे फैन है, क्या मैं ऑटोग्राफ ले सकता हूँ। टांगली सोच रहा होता है कि कितना सा ग्रेट है, मैं तो अपने मास्क को लगाना भूल गया। वो फिर ऐसे ही साइन कर देता है, वो खुशी से भाग रहा होता है ज़ाओहान। उन तीनों ने बड़ी मुश्किल से ऐसे ही भगाया डिंग ज़ाओहान वहां से। फिर वो फोर्जिंग चैम्बर में पहुंच जाते हैं। नाना बैठी होती है, टांगली खड़ा होता है और बोलता है कि स्पिरिचुअल फोर्जिंग जो है वो लाइफ को क्रिएट करना होता है और जो मिथिकल फोर्जिंग होती है वो लाइफ को विजडम देती है। मिथिकल फोर्जिंग का मतलब होता है कि तुम अपनी मेंटालिटी को
को यूज कर रहे हो फोर्ज करने के लिए, तुम समझ रहे हो? जॉनी बोलता है हाँ समझ रहा हूँ, शायद गैस ही कर सकता हूँ अभी मैं। टांगली बोलता है कि ठीक है ध्यान से देखना फोर्जिंग प्रोसेस को, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा स्लो कर दूंगा। टांगली फिर नाना की तरफ देखता है, वो सोच रहा होता है कि ये मेरी तरफ देख रही है, फिर वो अपने मुंह को जल्दी से घुमा लेती है। टांगली ब्लश करके बोलता है कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जॉनी बोलता है ठीक है। टांगली अपने हैमर को मारता है मेटल पे, और जो मेटल होता है वो ऐसे रेड हो रहा होता है। उसकी एक ही हैमर के हिट से डिवाइन क्रिएशन हो जाती है, मतलब लाइट ऊपर की तरफ मूव करती है। सनी सोच रहा होता है एक हिट, अंकल ही क्या शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। नाना सोच रही होती है कि जो फ्रीक्वेंसी इसकी वाइटैलिटी की वो तो सेम ही है जवानियों की तरह, पर ये गोल्ड लेवल है। टांगली फिर अपनी आइज को क्लोज करता है और बार बार हिट कर रहा होता है। फिर ऐसे स्पिरिचुअल फोर्जिंग कंप्लीट हो जाती है और मेटल के आसपास एनर्जी कवर कर रही होती है। टांगली बोलता है ध्यान से देखना और फील करना इस फीलिंग को। वो अपने हैमर को ऊपर की तरफ उठाता है और पूरा कंसंट्रेटेड होता है मेटल की तरफ। वो बहुत जोर से हैमर मतलब मेटल को हिट करता है। वो बोलता है कि विजडम देने के लिए तुम्हारे पास काफी वाइटैलिटी होना चाहिए। इसलिए जो मिथिकल फोर्जिंग है वो प्रोसेस है जिसमें लाइफ को डाला जाता है मेटल में। वो बार बार हिट कर रहा होता है। नाना भी हैरान होती है उसे देख के। फिर ऐसे मिथिकल फोर्जिंग कंप्लीट हो जाती है। सनी बोलता है ये तो अनरियल है। नाना सोच रही होती है कि ये जो थ्रेटनिंग हो रहा है ये तो फैमिलियर सा लग रहा है, मैं पक्का इस पर्सन से द्वारा मतलब पहले कहीं पे मिली होंगी। वैसे एक तरह से कनेक्शन ही फील कर रही होती है अपने और उसके साथ। टांगली बोलता है कि तुमने एक और बार देखना क्या, या फिर तुम ट्राई करना चाहते हो? सनी बोलता है कि मैं ट्राई करना चाहता हूँ पहले। वो भी हैमर को पकड़ लेता है। नाना बोलते है कि जब फोर्ज करते हो तो तुम अपने फायर एलिमेंट को भी यूज कर सकते हो मेटल के अंदर चेंज फील करने के लिए। अगर वो बर्न हो रहा हो तो तुम्हें पता लग जाएगा, तुम ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाओगे इसे। सनी बोलता है ठीक है। वो अपने हैमर को ऊपर की तरफ उठाता है और मार रहा होता है। ऐसे ही बार बार हिटिंग से स्पिरिचुअल फोर्जिंग डिवाइन क्रिएशन कंप्लीट हो जाती है और ऐसे उसका मेटल ग्लो कर रहा होता है। फिर 10 मिनट बाद एक ड्रैगन अपीयर हो जाता है। जॉनी बोलता है ये मैंने कर दिखाया। जॉनी ऐसे अपने मेटल की तरफ देख रहा होता है और बोलता है अंकल ही क्या इसका मतलब मैंने सही किया, मैं सक्सीड कर गया? टांगली बोलता है हाँ तुमने सही किया, कांग्रेचुलेशन, तुम अब लेवल 7 के ब्लैक स्मिथ हो। पर मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी भी कोई चीटिंग है। वो हंस रहा होता है। नाना बोलती है इसे चीटिंग नहीं बोलते हैं, ऐसे ये बोलते हैं कि तुम अपने एडवांटेजेस को कैसे यूज करो, ये चीटिंग नहीं है। काफी ज्यादा ब्लैक स्मिथ जो होते हैं उनके पास स्ट्रॉन्ग फायर एलिमेंट होता है, तुम्हें लगता? टांगली उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि जो चीटिंग है वो मैं बोल रहा हूँ वो ये नहीं है, तुम फोर्जिंग शॉर्टकट ले रहे थे यहाँ पे। अगर वो खुद करता तो उसका सक्सेस रेट ज्यादा हायर होता है एवरेज से, खुद सोच सोच के करता। तो जॉनी बोलते है तो इंटरेस्टिंग है। वो झुकता और बोलता है अंकल ली और नाना शुक्रिया। टांगली बोलता है कि आज के लिए इतने था। नाना उसके सर के ऊपर हाथ रखती है, बोलती क्या तुम थक गए हो? जॉनी बोलता है नहीं मैं सही हूँ नाना, तुम्हें डिनर के लिए भी आना चाहिए, मैं जुजू को बोलूंगी हम साथ में घर में हो सकते हैं। फिर ऐसे रात का सीन दिखाया जाता है। बाई जुजू नाना को हक कर लेती है। वो चारों साथ में डिनर कर रहे होते हैं। फिर ऐसे नाना और फिर जुजू अपने रेस्ट करने के लिए वापस चल गई। जॉनी बैठा होता है ऐसे ही ली के साथ और बोलता है कि तुम कैसे फील करते हो नाना को देख के? टांगली बोलता है हाँ वो कूल है। जॉनी बोलता है अंकल ली क्या मिस ली तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? टांगली बोलता है कि तुम्हें इतना ज्यादा फिक्र क्यों हो रहा है स्टफ के बारे में? क्विंकलिंग और मैं सिर्फ अच्छे फ्रेंड्स हैं, उसने मेरी लाइफ को बचाया एक बार। जॉनी बोलता है क्या तुम्हें बचाया, क्या हुआ था? टांगली बोलते कि मैं सी में डूबा हुआ था, जब मैं जागा तो मैं अपनी सारी मेमोरीज को खो बैठा, मैं सब कुछ भूल गया कि मैं कौन था, मैं क्या करता था पहले। उसने सोचा कि मैं हैंडसम हूँ तो उसने मेरे को सेलिब्रिटी बनाने की सोची, पर मैं सिंगर नहीं बनना चाहता हूँ। अब मैं प्लान कर रहा हूँ कि जितना मैंने पैसा कमाया वो मैं उसे दे दूंगा। जॉनी बोलता है तो तुम क्या करोगे? टांगली बोलता है कि मैं शर्क में आना चाहता हूँ, मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ इस वर्ल्ड में, जब मेरे पास काफी फ्री टाइम होगा तो मैं तुम्हारे पास भी आ जाया करूंगा। जॉनी बोलता है अंकल ही मैं जो मार्शल साउल है वो तुम्हारे तरह सिमिलर है, तुम्हें पता क्यों? टांगली बोलता है मुझे भी नहीं पता, तुम्हारा जो गोल्डन एज्ड सिल्वर ब्लू हर्ब है वो काफी ज्यादा सिमिलर है मेरे से, बस सच्चाई में नहीं है ऐसा। जॉनी बोलता है कि तुम सोच रहे हो मतलब तुम्हें क्या लगता है हम रिलेटेड होंगे क्या, जैसे कि बायोलॉजिकल तुम मेरे अंकल हो या फिर मेरी मदर के साइड के हो? और डीएनए टेस्ट करेंगे तो सच पता लग जाएगा। टांगली बोलता है वेल मेरे को लगता है कि मेरे को डीएनए टेस्ट लेना चाहिए तुम्हारे पेरेंट्स के साथ। जॉनी बोलता है तो अमेजिंग होगा। जॉनी बोलता है अंकल ही तुम्हें क्या लगता है नाना के बारे में? टांगली बोलता है द्वारा द्वारा ये पूछ रहे तुम? वो कूल है, वो गॉर्जियस और स्ट्रॉन्ग है। जॉनी बोलता है अगर नाना इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है तो तुम और नहीं जानना चाहते उसके बारे में? टांगली बोलता है मुझे भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ, तो मैं कैसे किसी दूसरे इंसान के बारे में जान सकता हूँ? ठीक है रेस्ट करो, अब हम अपनी ट्रेनिंग को कल कंप्लीट करेंगे। जॉनी बोलता है ठीक है गुड नाइट। वैसे बाहर होता है और देख रहा होता है विंडो के बाहर और नाना के बारे में सोच रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि उस लड़की के बारे में कुछ अजीब सा है। वैसे मून की तरफ देख रहा होता है, फिर अपने सर के ऊपर हाथ मार के सोच रहा होता है यहाँ पे चल क्या रहा है। उसके बारे में सोचने से मेरे को नर्वस वाली फीलिंग आ रही है। वो जो नाम है उससे कुछ स्पेशल तरह का मीनिंग है मेरे लिए। फिर ऐसे नाना बैठी होती है सोच रही होती है मिस्टर ली क्या हम कभी मिले हैं? वो कौन है कौन वो ब्लश मार रही होती है। ऐसे ही टांगली भी सोच रहा होता है मैंने सुना कि वो डूलाव स्टार में टीच मतलब सिखाती है, अगर मैं डूलाव में रहूंगा तो हम दोबारा मिल सकते हैं और ज्यादा मिल सकते हैं। नाना ब्लश मार रही होती है, सोच रही होती है कि लोग बोलते हैं कि वो एक फेमस स्टार है, पर वो गाता कैसा होगा, मैं इतना ज्यादा क्लोज क्यों रहना चाहती हूँ उसके साथ। टांगली भी सोच रहा होता है क्या इसी तरह की हैप्पीनेस मिलती है, मतलब उस तरह की हैप्पीनेस मेरे को मिल रही है इस लड़की से मिलने के बाद जैसे लोगों को मेरे गाने सुन के मिलती है। फिर सुबह हो जाती है। जॉनी बोलते नाना क्या तुम फोर्जिंग करना चाहते दोबारा हमारे साथ?
तो मेरे को हेल्प कर सकते हो दोबारा। नाना बोलते ठीक है। टांगली भी नोटिस कर रहा हो तो फिर वो स्माइल करता है। जॉनी बोलता है अंकल जी चलो चलते हैं। टांगली फिर सीरियस हो जाता है स्माइल करने से, मतलब मूड को कन्वर्ट कर लेता है और बोलता है ठीक है। फिर रास्ते में जीजू मिल जाती है। जॉनी बोलता है जीजू क्या तुम्हारे पास कोई एल्फ गोल्ड है, मेरे को कुछ चाहिए। बाईजीजू बोलती है हाँ पर मेरे रूम में है। जॉनी बोलता है नाना अंकल लिए हम जल्दी आ जाएंगे। वो बाईजीजू को लेकर वहां से भाग जाता है और नाना और टांगली को वहीं पे छोड़ देता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। टांगली बोलता है हम अंदर जाते हैं। नाना बोलती है ठीक है। बाईजीजू और जॉनी देख रहे होते हैं चुपके, वो गे नहीं होते हैं एक्चुअल में। बाईजीजू बोलती है क्या तुम सीरियसली ट्राई कर रहे हो कि इन दोनों को तुम साथ में लाना चाहते हो। जॉनी बोलते है तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है, चलो उन्हें थोड़ी प्राइवेसी लेने देते हैं। फिर हमें फोर्जिंग सेंटर का सीन दिखाता है अंदर का। टांगली सोच रहा था मेरे को कुछ तो बोलना चाहिए इसे। वो बोलती नाना क्या तुम मतलब तुम्हें भी लगता है हम कहीं पे मिले हैं, मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं तुम्हें जानता हूँ। नाना बोलती है कि तुम हर लड़की को ऐसा बोलते हो जिसे तुम मिलते हो। टांगली बोलते नहीं 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 किसने बोला तुम्हें, मैं उस तरह का पर्सन नहीं हूँ, मैं तो ज्यादा लड़कियों से बात भी नहीं करता हूँ, वैसे बिजनेस की बात करता हूँ। नाना फिर उसकी तरफ देखती है, ब्लश मारती है और फिर हंसती है। नाना बोलती है कि तुम तो और ज्यादा ऑकवर्ड हो जितना मैंने सोचा था। टांगली ब्लश मारता है। वो बोलता है वेल मेरे को नहीं पता, ऐसा हो सकता है कि मैं बहुत ज्यादा कम बात करता हूँ तो शायद मैं सिंगर हूँ, बात करने वाला नहीं हूँ ज्यादा। नाना बोलती है तुम सिंगर हो पर तुम गाना गा सकते हो बात नहीं कर सकते हो। तब बोलता है वो ऐसे कि मैं सिंगर हूँ बात करने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हें शो दिखाऊंगा टैंडे स्टार पे नेक्स्ट वीक, तुम आना चाहते हो। नाना बोलती है नहीं मैं नहीं चाहती हूँ। टांगली सोच रहा होता है क्या इसे म्यूजिक पसंद नहीं है, मैं क्या करूँ। नाना बोलती है कि हम अभी मिले हैं और मैं प्लान नहीं कर रही हूँ टैंडे स्टार में जाने के लिए। टांगली बोलता है कि तो तुम मेरे शो के लिए डाउनलोड स्टार में क्यों नहीं आते, यहीं पे कर रहा हूँ मैं। नाना ये सुन के हैरान हो जाती है और वेल ब्लश करके बोलती है ठीक है गुस्सा ब्लश कर रहे हैं गाइज ये। तभी उसे कॉल आ जाती है। वो बोलता है टांगली की वेट करो, क्विंगलिंग एक कंसर्ट को अरेंज कर रहा हूँ मेरे लिए मिंगडाओ में, हाँ जल्दी करो। वो लड़की बोलती ठीक है ओके। टांगली बोलते कि इतनी ज्यादा बुरी बात है जो फेडरेशन ऑफ एक सबमिट को होल्ड कर रही है, मैं परफॉर्म नहीं कर सकता हूँ किसी भी कंसर्ट को 3 मंथ के लिए यहाँ पे। नाना बोलती है ठीक है। टांगली फिर ऐसे स्माइल करता है और बोलता है कि जब हम मैनेज करेंगे एक करने के लिए तो मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम फिर जॉनी और जीजू के साथ आ सकती हो। नाना बोलती ठीक है। फिर ऐसे रूम में शांति मच गई दोबारा, पर उन्हें जरा भी ऑकवर्ड फील नहीं हुआ और वो हैप्पी थे एक तरह से। ऐसे भी जॉनी और बाईजीजू वहां पे आ जाते हैं। नाना वहीं पे होती है टांगली के साथ। जॉनी सोच रहा होता है कि सही हो रहा है ये काम कर रहा है, आज टांगली और नाना ने ज्यादा बात की है कल के मुकाबले। फिर ऐसे जो 3 दिन थे फोर्जिंग के वो सेम थे। टांगली नाना जॉनी को गाइड कर रहे थे। फिर रात हो जाती है। फिर हमें बाद में शर्क ट्रेवल सेंटर का सीन दिखाता है। जॉनी बोलता है अंकल जी तुम्हें चिंता नहीं करनी है, मैं अपने फोर्जिंग को प्रैक्टिस करूंगा ही। टांगली बोलता है जॉनी बोलते क्या हुआ अंकल जी कुछ गलत है क्या। टांगली बोलता है प्लीज मुझे नाना का नंबर दो, उसने कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में बात की है, मैं डिस्कस करना चाहता हूँ और ज्यादा और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। वो जॉनी को देख के ब्लश मार रहा होता है। जॉनी हंसने लगा होता है। फिर टांगली अपने मुंह को घुमा के फिर ब्लश मार रहा होता है। जॉनी बोलता है ठीक है। टांगली जल्दी से भाग जाता है जैसे उसे नंबर मिलता है नाना का। वो अपनी शिप में चला जाता है बिना बाय बोले हुए। वो ऐसे शिप में बैठा होता है, ऐसे ब्लश मार रहा होता है मोटे तरीके से। वो सोच रहा होता है ये चल क्या रहा है, क्या मेरा क्रश है क्या उसके ऊपर। फिर हमें शर्क अकेडमी का सीन दिखाता है दोबारा। जॉनी बोलता है नाना मैंने अंकल जी को बाय बोल दिया। नाना बोलते ठीक है। जॉनी बोलता है कि नाना तुम्हें कैसी फीलिंग आ रही है अंकल जी के लिए। नाना उसकी तरफ देखती है। जॉनी बोलता है कि अंकल जी ने मुझे तुम्हारे नंबर के बारे में पूछा जाते वक्त और उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारा नंबर देना है, मतलब और उन्होंने बोला कि उनका नंबर आपको देना है। वो नंबर बोल रहा होता है ऐसे ही। नाना फिर बोलते कि चलो चलते हैं एक स्टेडियम को रेंट करो प्रैक्टिस करने के लिए। जॉनी बोलता क्या एक मैच, मैं और कौन। नाना गुस्से से बोलती है मैं। जॉनी वेल उसके ऊपर बिजलियां गिर रही होती है एक तरह से। वो नीचे झुक के बोलते नाना मुझे माफ कर दो। नाना बोलते जल्दी चलो। जॉनी सोच रहा होता है कि अंकल ये सब तुम्हारे लिए है, मेरे को फिर ऐसे ही उम्मीदों पे पानी मत फेरना, कुछ करके दिखाना। फिर हमें शर्क के स्टेडियम का सीन दिखाया था। जॉनी बोलते नाना प्लीज प्यार से फाइट करना, मुझे डर लग रहा है। नाना उसकी तरफ देखती है और बोलती है तब नहीं डरे थे तुम जब तुम हम दोनों को सेट कर रहे थे, वो अपने विंड एलिमेंट को यूज कर रही होती है। जॉनी सोच रहा था सीरियसली नाना। वो फिर अपने हाथ पे अपने एक एनर्जी बॉल को लाता है और आगे की तरफ जा रहा होता है जो कि एलिमेंटल सेपरेशन ब्रेक अटैक होता है। वेल रसिंग गन नहीं लग रहा है। नाना डॉज कर लेती है जॉनी के अटैक को और पीछे पहुंच जाती है। जॉनी बोलता है कि नाना चीट मत करो, तुम यहाँ पे डार्क मैटर को यूज नहीं कर सकते। नाना बोलती क्या मैंने डार्क मैटर को यूज किया, ध्यान से देखो। जॉनी देख रहा होता है उसे। नाना ऐसे उड़ रही होती है और बोलती तुम्हारे लेवल पे एलिमेंटल सेपरेशन जो होती है उसका मतलब होता है खत्म करना, पर तुम उनके साथ नहीं कर सकते जो एलिमेंट्स मेरे कंट्रोल के अंदर है। अगर तुम सच्ची मुझे एलिमेंट्स को सेपरेट करना चाहते हो तो तुम्हें पहले 7 मेजर वंस जो उन्हें करना पड़ेगा ट्राई। इस तरह से वो अपनी एनर्जी को रिलीज कर रही होती है, डिवॉवरिंग एलिमेंट को यूज करती है वो। जॉनी हैरानी से उसकी तरफ देख रहा होता है, सोच रहा होता है कुछ ज्यादा पावरफुल है। नाना बोलते इसे डिवॉवरिंग एलिमेंट बोला जाता है। जब तुम अपने 7 रिंग वाले ब्रेक थ्रू को करोगे तो तुम्हारी जो एवेटार सोल होगी वो एक और एलिमेंट के ऊपर कंट्रोल को पा लेगी, उसे बोला जाता है डिवॉवरिंग एलिमेंट। अब कंटिन्यू करते हैं बैटल को। वेल जॉनी को विंड एलिमेंट मिला था पिछले टाइम, तो 7 रिंग बाद ये डिवॉवरिंग एलिमेंट को पालेगा।
जॉनी सोच रहा था अगर मैं एलिमेंट्स को सेपरेट नहीं कर पा रहा हूँ नाना के साथ फाइट करते हुए, चलो मैं कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। वो अपने दोनों फिंगर्स को साथ में लाता है। ऐसे एक रेड और ब्लू कलर की लाइट का एरो आगे की तरफ शूट हुआ। नाना भी आगे की तरफ देख रही होती है। वो जो एरो होता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। जॉनी हैरान हो जाता है, नाना के हाथ में लाइट होती है। जॉनी सोच रहा होता है इसने अर्थ को यूज किया मेरे दोनों लाइट एरोज को खत्म करने के लिए, 2 एंड्स में कर दिया उसे। फिर नाना बोलती है कि तुम्हें अपने एलिमेंट्स को साथ में मिक्स करना सीखना पड़ेगा ताकि तुम एक वोर्टेक्स क्रिएट कर सको, ताकि जो आइस और फायर है वो टूटे ना। उस तरह से तुम अपने एरो को एक्सप्लोड भी करा सकते हो जैसे वो एनिमी के पास पहुंचेगा। जॉनी बोलता ठीक है। नाना बोलती करो, अब दोबारा स्टार्ट करते हैं। वो अपने हाथ पे एनर्जी को लाता है और आगे की तरफ अपने ड्रैगन सब्लिमेशन अटैक को यूज करता है। वेल रोर भी साथ में और एक वो उसका फ्यूजन वाला अटैक भी। नाना बोलती ये कुछ नया है। उसके जो चेस्ट पे एक ड्रैगन स्केल भी एक्टिवेट होता है, वो ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन को भी साथ में यूज कर लेता है। आगे एक गोल्डन ड्रैगन जा रहा होता है, वो नाना के पास जाके रुक जाता है और कांप रहा होता है। नाना अपने हाथ पे एनर्जी लाती है और आगे की तरफ फूंक मारती है उस एनर्जी पे। वो जो जॉनी का ड्रैगन होता है वो पूरी तरह से इवेपोरेट हो जाता है, उसका कुछ बचता ही नहीं है। जॉनी हैरानी सोच रहा होता है ये ऐसा भी कर सकती है। नाना बोलते है तो मैंने अपने कल्टीवेशन बेस को सप्रेस कर दिया था, पर मेरे एलिमेंट्स फिर भी तुम्हारे से स्ट्रॉन्गर है, पर तुम्हारी जो स्किल्स है वो जरा बुरी नहीं है, तो बस थोड़ा सा और कंट्रोल पाना पड़ेगा उसके ऊपर। जॉनी बोलता है कि मैंने फील किया कि वो मेरे कंट्रोल के बाहर चला गया था, फिर तुमने उसे डोमिनेट कर लिया। नाना बोलते तुम सही बोल रहे हो, तुम्हारी मेंटालिटी अभी भी थोड़ी सी वीक है, पर इसे ये तुमने काफी ज्यादा फ्यूजन को इम्प्रूव कर लिया है। जॉनी बोलते चलो मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। वो अपने ड्रैगन को यूज कर रहा होता है, कुछ ज्यादा ड्रैगन ऐसे यहाँ वहाँ उड़ रहे होते हैं। जॉनी बोलते नाना मैं नहीं कर पा रहा हूँ। नाना बोलती है कि हाँ तुम्हें थोड़ी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो लार्जेस्ट प्रॉब्लम आएगी तुम्हारे ब्रेक थ्रू में वो ये है कि तुम्हारी जो 2 ब्लड लाइन से वापस में फाइट करती हैं, तो तुम्हारी मेंटालिटी को अगर तुम ट्रेन करोगे तो तुम ऐसे अपनी 2 ब्लड लाइंस को साथ में फ्यूज करा सकते हो फास्ट तरीके से। जॉनी बोलते तो मैं ज्यादा टाइम इस मैटर के ऊपर स्पेंड करूँ? ठीक है मैं समझता हूँ। नाना बोलती हाँ, अब मैं तुम्हें प्रॉपर्टी सिखाती हूँ लाइट एलिमेंट के बारे में। जॉनी बोलते ठीक है। फिलहाल जॉनी ने ध्यान से सुना नाना क्या बोल रही थी और लाइट एलिमेंट के बारे में काफी ज्यादा लर्न किया। सेम टाइम पे उसके फ्रेंड्स भी हार्ड वर्क कर रहे थे अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। फिर ऐसे ही जो लिंग हुआ था और बाकी टीचर्स थे वो एक खतरनाक मैटर के बारे में डिस्कस कर रहे थे अपने ऑफिस में। डीन वो बैठे होते हैं 5 टेबल के ऊपर। डीन बोलती है कि फाइनल एग्जामिनेशन के एक्सपेरिमेंटल क्लास के बारे में हमारे पास एक आइडिया है। कैटेगरीज के ऊपर डिस्कस करने के बाद हमने थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट की है प्रिपरेशन में। अगर हम फिगर नहीं कर पाएंगे आज तो हमारे पास टाइम नहीं होगा। सभी मेरे को आइडिया दो क्या करना चाहिए। एक ही चीज मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि ये जो टेस्ट होगा इसमें 3 पार्ट्स होंगे, वो नॉर्मल से ज्यादा है, बाकी सब चुप होते हैं। डीन बोलती है मिस्टर टांग मुझे बताओ, तुम ट्रेन कर रहे हो नहीं तो तुम्हारा जो ओपिनियन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए। टांग बोलता क्या मैं? जैनो बोलते कि ये साल कुछ ज्यादा डिफिकल्ट था पहले से ही, और तुम और ज्यादा डिफिकल्ट बनाना चाहते हैं इसे। तुम ऐसा करना चाहते कि कोई भी पास ना हो, ऐसे तो हमारी जो क्लास है वो मजाक बन के रह जाएगी सभी के लिए। एक और टीचर होता है वो बोलता है ऐसी बात मत करो, तुम्हारी जो क्लास की सिचुएशन है हम सभी को पता है उसके बारे में, पर अगर फाइनल एग्जाम नॉर्मल होगा तो हम उनकी एक्सीलेंस को कैसे दिखा पाएंगे सभी को। डीन बोलती तो मुझे बताओ, तुम कुछ सजेस्ट कर सकते हो। वो पर्सन बोलता है मुझे लगता है कि उनकी परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम उन्हें प्रैक्टिस करने देते हैं होली अबिस में 1 हफ्ते में। ये ज्यादा बुरी नहीं होगी चॉइस है ना? जाय बोलता है कुछ ज्यादा है मिस्टर चैंग। जैनो बोलता है क्या तुम उन्हें डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? वो इनर कोड की स्टैंडर्ड टेस्ट होती है ग्रेजुएशन के लिए। चैंग बोलते शांत हो जाओ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सभी को करना होगा वो टेस्ट, सिर्फ जो 7 बेस्ट स्टूडेंट है वो जाएंगे। अगर वो इस बार कर लेंगे फाइनल एग्जाम को तो उन्हें दोबारा नहीं करना पड़ेगा फ्यूचर में। जितने ज्यादा बड़े हो जाएंगे वो उतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड उनका माइंड बन जाएगा, तो ज्यादा डिफिकल्ट होगा उनके लिए फिर फ्यूचर में। बाकी टेस्ट तो नॉर्मल है। डीन चुप होती है, फिर बोलती है मैं इनर कोड से बात करती हूँ इस प्रपोजल के बारे में, क्या कोई और है मतलब बोलना चाहता है कुछ? जैनो बोलता है कि मैं बोलना चाहता हूँ, हम उन्हें स्काई फाइटिंग मिशन के लिए बोल सकते हैं। डीन बोलती है पर अगर वो सब पास कर जाएंगे इस टेस्ट को तो हम इनर कोड में सभी को एक्सेप्ट करेंगे। चैंग बोलता है हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम 7 स्टूडेंट से ज्यादा को अंदर नहीं आने दे सकते हैं। चल तो मिस्टर चैंग मुझे लगता है कि सही नहीं है। चैंग बोलता है 7 स्टूडेंट? मिस्टर जायो प्लीज सोचो ध्यान से, पिछले सालों की बात करो, कितने ज्यादा इनर कोड में गए थे। जैनो बोलता है क्या मैच क्यों नहीं करते हैं तुम्हारी एंटायर क्लास वर्सेस मेरी क्लास? हम सिर्फ 10 स्टूडेंट को भेजेंगे, अगर तुम जीतोगे तो मेरे कोई भी स्टूडेंट अंदर नहीं जा पाएंगे, अगर तुम हारोगे तो तुम्हें सारे स्लॉट्स देने पड़ेंगे, ठीक है? डीन बोलते ये है कि चुप हो जाओ सभी तुम, मैं इनर कोड को बोलती हूँ प्रपोजल के बारे में, वो डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। जो कॉम्बैट एग्जाम होगा वो सेम होगा, जॉनी का ग्रुप डिफरेंट लेगा, उनका एग्जाम डिफरेंट होगा। फिर हम इनर कोड में छोड़ देते हैं सब कुछ कि वो हमें अबिस वाला सीन मतलब मिशन लेने देते हैं कि नहीं, और हम लेवल 5 स्काई फाइटिंग मिशंस को अरेंज करेंगे कॉम्बैट एग्जाम के लिए। जो इनर कोड है वो अपने फाइनल डिसीजन लेगा। फिर चुप होते हैं। जैन वहीं पे होता है। डीन बोलती है कि तुम क्या बोलना चाहते हो? जैनो बोलता है कि मैं प्लान कर रहा हूँ होली अबिस में जाने के लिए। डीन बोलती है क्या तुम्हारे पास आइडिया भी कैसा प्लेस है वो? जैनो बोलता है मुझे पता होली अबिस क्या है, पर मेरे को भी पता है कि तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो और तुम मेरे को
कभी भी नहीं छोड़ोगे, मतलब फॉरगिव नहीं करोगे। पर अगर मैं इन ट्रायल्स को कंप्लीट कर लूंगा तो क्या तुम? डीन हैरान होती है। वो बोलता है, फिर कंप्लीट करता है, कि मुझे दूसरा चांस दोगे? डीन चुप होती है। जॉनी बोलता है, तुम मेरी लाइफ को छोड़ के जा रहे हो, मैं ऐसा नहीं करने दे सकता हूँ। अगर तुम नहीं मतलब साथ में रहना चाहते तो कोई रीजन ही नहीं है मेरा जीने का। मैं रिजाइन करता हूँ और साउल फ्रूट के लिए मांगूंगा ताकि मैं दोबारा रिबॉर्न हो सकूं, तुम्हें भूलने के लिए। वो रो रहा होता है। डीन बोलते, तुम बात क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं कि एक्सपेरिमेंटल क्लास करने ज्यादा इंपॉर्टेंट है? जॉनी बोलता है कि इससे एग्जाम को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। प्लीज, अगर मैं इस चीज को फिगर नहीं कर पाऊंगा तो कोई भी तरीका नहीं होगा वापस आने का तुम्हारे पास। मैं नहीं सह सकता हूँ। एक ही तरीका है सब कुछ भूलने का और स्टार्ट करने का। डीन उसके हाथ को अपने फेस से हटा देती है और बोलती है कि तुम एक बूढ़े इंसान हो, अब कैसे तुम स्टार्ट करोगे दोबारा से? जॉनी बोलता है, ये ज्यादा आसान होगा जिंदा रहने से। डीन ऐसे ही इमोशनल हो जाती है, बोलती है, ठीक है, गुड लक, मेरे से दूर रहो, चले जाओ यहाँ से। जॉनी बोलता है, ठीक है, मैं समझता हूँ, मैं जा रहा हूँ, ध्यान रखना अपना। डीन रो रही होती है और ऐसे फिर नहीं कर रही होती एक तरह से, और ऐसे रो रही होती है। फिर हमें कैबिन स्टिमुलेटर डूल ऑफ वर्ल्ड का सीन दिखाता है। वहाँ पे सभी होते हैं। लांस जॉनी को पता नहीं था फाइनल एग्जाम की अरेंजमेंट के बारे में, पर सभी बुरे के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। जॉनी बोलता, तैयार रहो, हम 10 मिनट दूर है क्योस टेरिटरी से। डुफेंग बोलते, वेपन्स रेडी है। बाइजू बोलती है, इंजन सही तरीके से काम कर रहा है। क्वानली बोलता है, फाइट के लिए तैयार है हम। जॉनी बोलता, तैयार हो फाइट के लिए। इनविजिबल मोड एक्टिवेट कर लेते हैं वो। फिर ऐसे ही चिडाउलो वर्ल्ड स्पेस बैटलफील्ड थी, उसमें लोग मैप को चूज कर सकते हैं जिसमें फाइट करना, और वो ऐसे फिर जीत के मेरिट पॉइंट्स को गेन कर सकते थे। हर एक डिफरेंट मैप डिफरेंट तरह के मेरिट पॉइंट्स को देता था, जो कि मटेरियल्स और शिप्स के लिए एक्सचेंज किए जाते थे। आगे कुछ ज्यादा मतलब स्टोन्स होते हैं। जॉनी बोलते कि हम अंदर जा रहे हैं, शील्ड को तैयार करो, कैनन्स को लोड करो। जॉनी सोच रहा था ये हमारा चांस है। जॉनी बोलते एक ब्लैक शिप को डिटेक्ट कर लिया गया है, प्लान पे ही रहना, ठीक है? यूगी एक्शन करो, मतलब इन्फिल्ट्रेशन के लिए ध्यान दो। यूगी बोलते तुम्हें चिंता नहीं करनी है, कोई भी नोटिस नहीं करेंगे किसी भी चीज को। तभी ब्लैक शिप की तरफ वो शूट कर रहे होते हैं। जिसको बोलते हैं कि ये गाय कुछ ज्यादा खतरनाक है, हम सिर्फ स्टार्ट ही हो रहे हैं। जॉनी बोलते सभी ध्यान से, हम यूगी कुछ टाइम बाय कर सकते हैं। वेल, उनके ऊपर अटैक हो रहा होता है। वो सामने वाला इंसान होता है, वो बोलता है कि जब बच्चे हैं ये, शूट करते रहो। तभी ऐसे अनाउंसमेंट होती है कि वार्निंग, कैनन ओवरलोड हो गया है, एक्सप्लोजन अलर्ट, प्लीज बाहर निकलो। वो पर्सन बोलते नहीं, उसी की शिप फूट जाती है, पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। जॉनी बोलते कंप्लीट हो गया है। डुफेंग बोलता है कि हमारे एनिमी को ज्यादा रूथलेस थे, उन्होंने मेरे को डरा दिया था। जॉनी बोलते चलो जाते हैं, देखते हैं। वो जा रहे होते हैं, तभी वो कुछ ज्यादा ही अमाउंट को ले आती है मटेरियल को। डुफेंग बोलते वाह हम रिच हैं, देखो स्टफ की तरफ। जॉनी बोलते यूगी तुम वापस आ गए। यूगी बोलती है कि उनका सिस्टम बहुत आसान था हैक करने के लिए, किसी ने भी मेरे को नहीं देखा।